ये आपकी अदालत जो आपने और आपके पेरेंट्स ने टीवी पे देखी है, उसकी बस एक YouTube पर शुरू करी हुई एक हमारी कोशिश है। द पर्सन अंडर क्वेश्चन is Ranveer Allahbadia. The Supreme Court severely criticized Allahbadia for making vulgar remarks on Samarena's India's Got Latent show. Pathetic thinking है। दुनिया ने इन कंट्रोवर्सीज के बाद ये कहा कि यार अभी तो करियर ख़त्म। मैं सोच रहा हूँ कि उन्होंने ये पूरी 10 साल की जर्नी देखी नहीं है कि मैं कहाँ से निकल के आया। गुस्सा बहुत आया खुद पर इनिशियली जब मम्मी को अटैक किया, तब जिन लोगों ने अटैक किया, जिस न्यूज़ चैनल ने वो अटैक करा, उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। बहुत सारे लोग टूट पड़े उस फेज़ के दौरान। कुछ सेलिब्रिटीज़ ने ये कहा कि हम शो के इनवाइट को रिजेक्ट कर रहे हैं। सच ये है कि हमने उन्हें कभी इनवाइट भी नहीं करा था। और क्या मैंने इतना बुरा किया कि मेरी मम्मी को सिक्योरिटी थ्रेट्स मिल रहे हैं? मेरी पूरी इनकम 2-3 महीनों के लिए बंद हो चुकी है। Supreme Court also put a pause on his podcast show. एटलीस्ट उसमें से 10 मिलियन लोग आई नो की कोर कम्युनिटी है। 2.5 करोड़ में से 1 करोड़ लोग, हाँ, एटलीस्ट। लोग कहते हैं कि आपकी बड़ी लाइफ ऐसी कोई फाइनेंशियली डिफिकल्ट नहीं रही है। कैसे कहते हो कि आपकी लाइफ फाइनेंशियली डिफिकल्ट रही है? रणवीर अलाबादिया और द टीम एंड द स्टार्टअप्स वेयर ही इज पार्टनर, देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन, यू गाइस डू गेट कीपिंग, कि मतलब इंडस्ट्री में कौन एंटर करेगा, किस तरह चलेगा, उस पर आपका क्या ओपिनियन है? लोग कहते हैं यार कि रणवीर योगा बस दिखाने के लिए करता है, असली में तो कुछ और करता है। नेशनलिस्ट क्रिएटर और अ ग्लोबल क्रिएटर, हाउ डू यू डिफाइन बोथ? आपने कितने पॉडकास्ट आज तक सोल्जर्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, साइंटिस्ट्स के साथ, जो भी इंडिया का मैसेज लाते हैं उनके साथ किए हैं? लोग वर्ड यूज करते हैं देशद्रोही। आप सबका स्वागत है मिशन इंडिया यूनिवर्सिटी के एक नए एपिसोड में, जहां पे हमारा पर्पस सिंपल है, क्वेश्चंस पूछे जाएं, आंसर्स लिए जाएं और सबसे इंपॉर्टेंट है समझे जाएं। क्योंकि उंगली जब हम एक उठाते हैं तो कुछ बाकी हमें फेस कर रही होती हैं। बहुत उंगलियां उठी एक उस इंसान पर जिसको देश ने बहुत प्यार दिया, जज भी किया, बट वो आज खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा ताकत के साथ। तो आज द पर्सन अंडर क्वेश्चन इज रणवीर अलाबादिया। ये आपकी अदालत जो आपने और आपके पेरेंट्स ने टीवी पे देखी है, उसकी बस एक YouTube पर शुरू करी हुई एक हमारी कोशिश है। आप सब उसे सपोर्ट करें और रणवीर जो अंडर क्वेश्चन है, उनसे हम क्वेश्चन पूछेंगे 4 चैप्टर्स के अंदर। सबसे पहला चैप्टर है कंट्रोवर्सी, कैंसल कल्चर, इसको कैंसिल कर दो। दूसरा चैप्टर है नेशन फर्स्ट और कंटेंट फर्स्ट, डिफरेंशिएट करिए और समझाइए। तीसरा चैप्टर है रणवीर अलाबादिया को मैं एज द पायनियर ऑफ पॉडकास्टिंग के तरीके से जानता हूं इन इंडिया, और वन ऑफ द फ्यू जिसने कंटेंट क्रिएशन को इंडिया में शुरू किया, उस तरीके से जानता हूं। तो आज पायनियर 2.0 क्या कुछ है, क्या शुरू होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। और फाइनल चैप्टर वो पूरी इंडिया यूथ के लिए है, वो हर बच्चे के लिए है जो घर पे बैठ के ये सोचता है कि एक दिन मैं भी रणवीर अलाबादिया जैसा बनना चाहता हूं। या मेरे को जितना मैं रणवीर भाई से मिला और समझा, रणवीर भाई भी बहुत खुश होंगे जब वो बच्चा कहेगा कि मैं रणवीर से अच्छा बनना चाहता हूं। तो रणवीर अलाबादिया, वेलकम टू द मिशन इंडिया यूनिवर्सिटी। थैंक यू पीजी भाई, गुड टू मीट यू। गुड टू मीट यू टू। रणवीर, चैप्टर शुरू करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है, रात को नींद कैसी आती है जब लोग सेंटेंसेस पूरे नहीं सुनते बट गाली पूरी देते हैं? थोड़ा सा स्पिरिचुअल बना दो, आपका मन है। मैं उससे पहले एक चीज बोलना चाहता हूँ रणवीर, जब हम अभी बात करें तो हम इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेटिव जर्नलिज्म को अप्रोच यूज करके बात कर रहे हैं। मैं एक रणवीर क्रिएटर से बात करना ही नहीं चाहता हूँ। मैं रणवीर अलाबादिया, वो एक इंसान जिसने बचपन में या जब भी एक सपना देखा था, आज वो बंदा क्या फील करता है, मैं बस ये चाहता हूँ वो मुझे बताए कि उसे नींद कैसी आती है। ओके। योगा बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ में, साधना बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ में। हर रात मैं 1 घंटे की मेडिटेशन करता हूँ, 15 मिनट की स्ट्रेचेस करता हूँ। जो इफेक्ट आपको कॉफ़ी से मिलता है उसका रिवर्स इफेक्ट आपको ये सब करने से होता है। बट लोग कहते हैं यार कि रणवीर योगा बस दिखाने के लिए करता है, असली में तो कुछ और करता है। जो लोग मुझे 10 साल से फॉलो कर रहे हैं वो समझता है। मैंने सॉरी टू से बट अभी बस
अभी जब हम बात करें तो मैंने आपके फ़ोन पे एक कॉल आता हुआ देखा, वो योगा कोच का था। हाँ जी। क्या रिलेशन है उसका? आ, डेली करते हो योगा? हाँ, प्रीटी मच डेली करता हूँ। मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, बचपन में मार्शल आर्ट्स किए थे। अच्छा। तो एक वो डिसिप्लिन फॉर्म हो जाता है बचपन में, और आप ज़िंदगी भर उसी डिसिप्लिन को खोजते हो अलग अलग चीज़ों में। तो ये मेरे योगा कोच ने, ये मेरे योगा के सेंसाई हैं। सेंसाई यानी कि गुरु, उस विद्या के गुरु। तो मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ योगा मेडिटेशन दोनों को लेकर। आई बात सोने की, आई से कि नींद ठीक ठाक आती है क्योंकि मैं हेल्थ फोकस्ड इंसान हूँ, बट बहुत ज़्यादा अकेलापन है ज़िंदगी में, एंड दैट्स फाइन। मैं अभी 32 ईयर्स का हूँ। अकेलापन से कैसे डील करते हैं वो भी मैं समझ चुका हूँ। इस पूरे फेज़ के बाद अकेलापन बहुत बड़ा है, बट मैं इस अकेलेपन में भी सुकून ढूंढ रहा हूँ। पहले चैप्टर पे मूव करें उससे पहले इसी का एक एक्सटेंडेड क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। इंडिया में जेनजी हमेशा कहता है कि नींद नहीं आ रही रात को क्योंकि मार्क्स कम आए, नींद नहीं आ रही रात को क्योंकि बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई, नींद नहीं आ रही क्योंकि फ्रेंड से बात नहीं हो पा रही या लड़ाई हो गई है। आपकी तो देश से हो गई यार तो भी आप सो पा रहे हो। तो जेनजी के लिए कुछ 1 मिनट में कैसे नींद पा सकते हैं, सोने से पहले क्या 15 मिनट का रूटीन रख सकते हैं, थोड़ा बताओ जो आपका हो। सबसे बड़ा गोल्डन रूल ऑफ लाइफ ये है कि इतना ज़्यादा काम करना चाहिए दिन भर कि रात में वो एंग्जाइटी वाली एनर्जी रही ही ना। ये मेरी मेंटालिटी लेटेंट के थ्रू भी रही है, पिछले 1 महीने में जो भी है उसके थ्रू भी यही मेंटालिटी रही कि जो आपके हाथों में कंट्रोलेबल्स है उन पर फोकस कीजिए, प्रोसेस ड्रिवन रहिए, काम करते जाइए, लेट योर वर्क स्पीक। जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ मिले हैं शो से, उनसे बात करके भी यही जाना है कि काम की वजह से थकान फील होनी चाहिए। बायोलॉजिकली स्पीकिंग फिजिकल वर्क से थोड़ी सी थकान होनी चाहिए। हर दिन मैं एक्टिव रहता हूँ, एंड आई जेन्युइनली फील कि मेरे जो मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं, मेरी एंग्जाइटी है, मैं भी इंसान ही हूँ, बट इन चीज़ों को मैंने हैंडल करना सीखा है टाइम के साथ। थेरेपी के लिए भी जाता हूँ, उससे मदद मिली है मुझे। जेनजी के लिए यही सलाह है कि लेट योर वर्क स्पीक, बट ये भी जानो कि सब्र करना सीखो, पेशेंस को सीखो, क्योंकि ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क 10 साल के एक सफ़र में होता है, ना कि 1 साल में। और अगर कभी कुछ दिन में दिख भी जाए ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क तो उसके पीछे 10 साल की मेहनत होती है। तो मैं चैप्टर 1 से शुरू करना चाहूंगा रणवीर। चैप्टर 1 है फेसिंग द फायर, कंट्रोवर्सीज, क्रिटिसिज्म एंड कैंसिल कल्चर। इसका मेरा पहला क्वेश्चन है, रणवीर द ह्यूमन एंड रणवीर द क्रिएटर को एक एक सेंटेंस में समझाइए। रणवीर द क्रिएटर एक सर्वाइवर है, कैसे रेलेवेंस मेंटेन करके रखते हैं ओवर द इयर्स, ये रणवीर द क्रिएटर ने जाना है। बहुत घिसाई करी है यहाँ तक पहुँचने में। इनफैक्ट पॉडकास्ट की शुरुआत से पहले हमने 4 साल की घिसाई की थी एज अ यूट्यूबर, और इतने व्यूज़ नहीं मिलते थे, पैसा नहीं था। मुझे एज अ ट्रेनर भी काम करना पड़ा यूट्यूब की ड्रीम फंड करने के लिए। तो रणवीर एज अ क्रिएटर बहुत मेहनती है। रणवीर एज अ पर्सन आई डोंट नो, मतलब अगर इफ़ आई एम द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट, अगर हम मेरी मम्मी या मेरे दोस्तों से पूछोगे वो शायद ज़्यादा अच्छा जवाब देंगे, बट मेरे आसपास के लव्ड वंस ये कहते हैं कि आप एक्चुअली एक बहुत लेड बैक, चिल्ड आउट, स्पिरिचुअल इंसान हो, बट कैपिटलिज्म और मिशन के मोड में आकर आप इस तरह की टेम्पररी ज़िंदगी जी रहे हो। एंड आई सी माई सेल्फ लीविंग कॉन्टेंट क्रिएशन बिजनेस एट सम पॉइंट। जेन्यूनली मेरा गोल लाइफ में ये है कि मैं दिन भर साधना करने बैठूं, बट अगर मैं पब्लिकली ये बात कहता हूँ तो लोग बिलीव नहीं करते, एंड दैट्स फाइन। मेरा काम ये नहीं है कि लोगों को बिलीव करवाऊँ, मैं बस अपना ट्रूथ जीता हूँ। रणवीर, फिर इससे मेरा एक क्वेश्चन आता है, अगर आप कहते हो कि सब कुछ छोड़ के एक दिन मैं साधना करने बैठूं, तो दुनिया ये सोचती है, शायद मैं भी बाहर से ये सोचता हूँ कि इतना तो आपने कमा लिया होगा, नाम भी, पैसा भी, शोहरत भी, कि आप चाहो तो सब कुछ छोड़ दो और साधना पे बैठ जाओ, तो क्यों नहीं बैठे अभी तक? कुछ मिशंस बाकी हैं। हमने पिछले 4 साल से बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करा है जो अभी पब्लिक डोमेन में आएगा ग्रेजुअली, और वो सोशल वर्क एक 10 साल की मिशन है। मेरी एक ड्रीम है, ये मैंने पहले भी कहा है काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में, कि मुझे देश भर में एंड इवेंचुअली दुनिया भर ऐसे सेंटर्स खोलने हैं जहाँ ओल्ड एज होम, ऑर्फनेजेस और डॉग शेल्टर्स एक ही जगह पे हो,
ताकि तीनों डोमेन्स को साथ में हेल्प मिल जाए। बट ये एक विजुअलाइजेशन ड्रीम है, और इसे फुलफिल करने के लिए या तो मैं गवर्नमेंट के साथ काम कर लूँ या तो मैं खुद इसे फंड करूँ। मैंने डिसीजन लिया कि मैं इसे खुद फंड करूँगा। मेरे दोस्त जो मिले TRS के थ्रू, उनके साथ मिलकर फंड करूँगा। तो ये एक मटीरियल रीज़न है इन ऑर्डर टू रिमेन इन द गेम। खुद के लिए, खुद के फैमिली के लिए, खुद के कोर टीम के लिए पैसे बनाए हैं, बट जो एक सोशल वर्क वाली ड्रीम है उसके लिए पैसे बनाना अब बाकी है, और वो अगले 10 सालों में हो जाएगा। और एक और छोटी सी क्रिएटिव ड्रीम है, लाइक आई एम श्योर आप भी कार्टून नेटवर्क देखते थे बचपन में, पोकेमॉन, पीका पीका। तो ये एक क्रिएटिव ड्रीम बची है कि मुझे भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए भारत से एक चिल्ड्रंस नेटवर्क बनाना है, फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड। हाँ जी, और न्यू एज कार्टून नेटवर्क मान लो जो भी, बट दिस इज़ व्हाट आई वांट टू वर्क टुवर्ड्स। ये एक थोड़ी सी आर्टिस्टिक ड्रीम है। तो ये 2 ड्रीम्स बचे हैं, इसलिए मैं अभी भी एज अ कंटेंट क्रिएटर काम कर रहा हूँ। ओके, मान लेते, ठीक है। सो मैंने एक चीज़ नोटिस करी, रणवीर, जब आपने जवाब दिया, आपने क्रिएटर वाला जवाब ऐसे दिया, और ह्यूमन वाले जवाब को देने से पहले आपको एक पॉज लेना पड़ा, जो रियली लोगों को दिखाई दिया होगा उतना ही पॉज लेना पड़ा। ऐसा नहीं होता लाइफ में कि हम इतना ज़्यादा अपने काम में बिजी हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हम एक इंसान हैं? हाँ, ये मुझे पिछले 6 महीने में पता चला। जब पासपोर्ट नहीं था और घर पे बैठ के सोचना पड़ रहा था। जब मैं खुद के घर पे भी नहीं था, मम्मी को बहुत परेशान कर रहे थे लोग, पीपल रीच्ड हर क्लिनिक, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट्स थे। तो ज़िंदगी का ये वाला पहलू भी एक्सपीरियंस करा। रणवीर, मेरा ना इसके अंदर, मैं क्वेश्चन हमेशा प्रिपेयर करके लाता हूँ। मेरा इसके अंदर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, हु स्टूड बाय यू। ये मेरा 5वां क्वेश्चन था, बट मैं अभी लेना चाहूँगा। जब इतनी प्रॉब्लम आती है तो हमेशा कहते हैं स्कूल के दोस्त सच्चे दोस्त होते हैं, बाकी सारे आप बनाते हैं, और आपने दोस्त के साथ शायद समझ गए होंगे आप भी, कनेक्शन अलग चीज़ होती है, दोस्त अलग चीज़ होती है। हु स्टूड बाय यू? कुछ कुछ कनेक्शंस हैं जो दोस्त बन चुके हैं। ओके, आई डोंट नो इफ दे वुड वांट टू बी नेम्ड। इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ, जो मेरे बचपन के बेस्ट फ्रेंड है अभय, मैं उनके ही घर पे रुका था 2 हफ्तों के लिए। ऑब्वियसली फैमिली थी, और काफ़ी सारे मेंटर्स थे, एंड इनफैक्ट कुछ कुछ बॉलीवुड की हस्तियों ने रीच आउट करा, एंड दे जस्ट एम्पथाइज्ड। तो कंप्लीट अकेलापन नहीं था, बट डेफिनेटली जब आप ऐसे सिचुएशंस में होते हो, एक बहुत अजीब सा अंधेरा आपके दिल में होता है। लाइक आप ये गेस वर्क कर रहे हो खुद के ही दिमाग में कि क्या मैंने इतना बुरा करा कि मेरी मम्मी को सिक्योरिटी थ्रेट्स मिल रहे हैं, क्या मैंने इतना बुरा किया कि मेरी पूरी इनकम 2-3 महीनों के लिए बंद हो चुकी है। जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज हम पे कर पाए, क्योंकि हमारी 10 साल की एक जर्नी रही है। बिल्कुल। बट बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, एंड ज़िंदगी का ईजिली सबसे मुश्किल फेज़ रहा है। पर मेरी किसको पड़ी है, दैट्स फाइन। नहीं पड़ी है भाई। मैं ऑनेस्टली टू सम डिग्री मुझे खुद की नहीं पड़ी है, क्योंकि जब आप इतने सारे लोगों के साथ काम करते हो, एक भी इंसान ने रिज़ाइन नहीं किया इस पूरे फेज़ के थ्रू, यू स्टॉप केयरिंग दैट मच अबाउट योर सेल्फ। अब समझते हो कि अगर आपके साथ इतने सारे लोग खड़े हैं, आप खुद पर्पस ड्रिवन हो जाते हो। तो ऑनेस्टली अब पता चल रहा है, जून में हम मई में अब पता चल रहा है कि मेंटल हेल्थ ख़राब हुई है। अभी हाल ही में मैंने फिर से थेरेपी स्टार्ट करी है। तो जब वो सब हो रहा था, मैं बस सॉर्ट ऑफ एक्शन मोड और डिफेंस मोड में था। एट दिस पॉइंट थोड़ा अभी पता चल रहा है कि ठीक है, ये सब हो गया। क्योंकि ना समाज आपके साथ जब ये सब करता है, दे डोंट अंडरस्टैंड कि आपकी फैमिली पर क्या बीत रही है, आपकी टीम्स पर क्या बीत रही है, जो लोग आपके साथ एसोसिएटेड है उन पर भी कुछ असर पड़ रहा है। देखो, इसका अगले क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ऑब्वियस है, और ये इमीडिएटली मैंने सोचा आपके आंसर से। रोना आया? यार मैं पहले 2 महीनों के लिए रोया नहीं, रोने की कोशिश करी। गुस्से में था थोड़ा खुद पर, गुस्सा बहुत आया खुद पर इनिशियली। जब मम्मी को अटैक किया, तब जिन लोगों ने अटैक किया, जिस न्यूज़ चैनल ने वो अटैक करा, उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। बहुत सारे लोग टूट पड़े उस फेज़ के दौरान। कुछ कुछ सेलिब्रिटीज़ ने ये कहा कि हम शो के इनवाइट को रिजेक्ट कर रहे हैं। सच ये है कि उन्हें हमें
सच ये है कि हमने उन्हें कभी इनवाइट भी नहीं करा था। तो ऐसे सिचुएशंस में ह्यूमन बीइंग्स पर गुस्सा आया कि यार, बट ये भी मैंने सोचा कि यार ठीक है, आई एम हियर बिकॉज ऑफ माई ओन डिसीजंस। वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि अब क्या करें, मैं पास्ट को बदल नहीं सकता, प्रेजेंट और फ्यूचर को बदल सकता हूँ। क्रिएटिव आर्टिस्टिक लेवल पर 6 साल की क्रेजी इंटेंस पॉडकास्टिंग जर्नी के बाद एक फोर्स्ड ब्रेक मिली 2 महीनों के लिए। बहुत कुछ लिखा, अब जो भी मैंने उस फेज़ में लिखा अब दुनिया देखेगी आने वाले 6 महीनों में। बट एक नए TRS की शुरुआत होगी, एक नए BeerBiceps की शुरुआत होगी, एंड नो बिटरनेस किसी के प्रति। मैंने हर किसी को फॉरगिव करने की कोशिश तो करी है। आई थिंक कुछ हद तक फॉरगिव भी कर चुका हूँ, खुद को भी फॉरगिव कर चुका हूँ, एंड जस्ट ट्राइंग टू मूव ऑन। पब्लिक लव परमानेंट नहीं होता, रेंटेड होता है। अग्री करते हो इस बात से? नॉट कम्प्लीटली, क्योंकि आई फील कि यार जब आप 10 साल से कंटेंट बनाते हो ना, आपकी एक बहुत इनहेरेंट कोर कम्युनिटी बन जाती है। कल्ट फॉलोइंग। हाँ, जो आपके ग्रोथ को पहचानती है, आपके कैरेक्टर को पहचानती है। जिसने ग्रो करते हुए देखा होता है, मतलब उसने देखा है कि यार इसका ये खराब दिन भी था, हाँ, और ये अच्छा दिन भी है। हाँ, और वो कम्युनिटी ना एक्चुअली काफ़ी बड़ी होती है। इट्स नॉट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ योर फॉलोइंग। मतलब मेरे ख्याल से अगर मान लो, आई थिंक क्यूम्यूलेटिवली हमारे सारे यूट्यूब चैनल्स पर 25 मिलियन सब्सक्राइबर्स अब भी हैं। एटलीस्ट उसमें से 10 मिलियन लोग आई नो की कोर कम्युनिटी है। 2.5 करोड़ में से 1 करोड़ लोग, हाँ, core एटलीस्ट। उसके अलावा भी लोग सपोर्टर्स हैं। बट ये जो एक कोर कम्युनिटी होती है, वो दिल से आपको चाहती है, वो आपको जेन्युइनली परिवार का हिस्सा मानती है। तो अब कहते हो परमानेंट लव भी है और रेंटेड भी है, और दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। हाँ, शायद 3 वर्जन्स होते हैं, 4 वर्जन्स। कौन कौन से? एक ये कोर कम्युनिटी वाला परमानेंट लव, दूसरा आई मोस्टली लाइक हिम लव, तीसरा थोड़ा ऑन द फेंस ट्रेंड बेस्ड लव, और चौथा परमानेंट हेटर्स, वो भी होते हैं। करेक्ट। जो फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, बट सबसे मुझे लगता है कि बेल उन्होंने बजा के रखी होती है कि भाई इसकी वीडियो आएगी तो नीचे जाके जरूर समझा के जरूर आना है कि आई नो बेटर देन यू। बट एज अ कंटेंट क्रिएटर मैंने ये जाना है कि आप बस उस पहले वाली कम्युनिटी को सर्विस कीजिए। जो आपकी कोर कम्युनिटी है, आप उनके लिए कंटेंट बना रहे हो। और एट लार्ज दुनिया के लिए जो आएगा वो उसको ज्वाइन करता जाएगा आपकी सर्विस देखकर। या ओके, आई थिंक पीपल फॉल इन लव विथ योर वर्क ओवर टाइम। ओके, किसी एक वीडियो से कोई आपको प्यार नहीं करता। करेक्ट। रणवीर, एक क्वेश्चन है, आपकी चॉइस है इसको आंसर करना। मैंने सुना है ऐसा कि लोग कहते हैं कि आप कौन से स्कूल में पढ़े या जहाँ भी पढ़े अपने स्कूल के टाइम में, तो आपकी बड़ी लाइफ ऐसी कोई फाइनेंशियली डिफिकल्ट नहीं रही है। आप कैसे कहते हो कि आपकी लाइफ फाइनेंशियली डिफिकल्ट रही है? ये स्टोरी शायद मैंने पब्लिक में कही है, शायद नहीं, आई डोंट नो। जेन्युइनली सच स्टोरी है। डॉक्टर्स की कमाई ना एज 40 के बाद स्टार्ट होती है। करेक्ट। मेरी पूरी फैमिली में सिर्फ डॉक्टर्स हैं, दोनों माँ बाप डॉक्टर्स ही हैं। तो वी हैव सीन दैट सडन राइज, थिंग्स वेंट वेरी वेल। उसी फेज़ में मैं DIS में था, धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल। धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, बिलीव इट और नॉट। जिनके पेरेंट्स की ड्रीम होती है कि उनको बेस्ट दिया जाए। हाँ, कुछ बच्चे स्कॉलरशिप लेकर आते हैं। बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स ऐसे हालात में हैं जहाँ उन्होंने खुद की सेविंग्स में से पैसे निकाल कर स्कूल की फीस भरी। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। और कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, सिर्फ अमीर बच्चे नहीं होते उस स्कूल में, बट एट द सेम टाइम एटलीस्ट बॉम्बे के जो सबसे अमीर बच्चे होते हैं वो उसी स्कूल में होते हैं। तो बहुत इंस्पिरेशनल एनवायरनमेंट होती है, बट एट द सेम टाइम थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती है अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, या इवन इफ़ यू आर फ्रॉम एन अपर मिडिल क्लास फैमिली। उस स्कूल में ऐसे लोग हैं जिनका नेटवर्थ है 35,000 करोड़, 40,000 करोड़। तो एक थोड़ा सा वो एक प्रोसेस हल्के से चैलेंजिंग हो सकता है। ना फॉर्चुनेटली उस फेज़ में मेरे पेरेंट्स का करियर ग्रो कर रहा था। वी डिडंट हैव दैट मच फाइनेंशियल डिफिकल्टी इन दैट फेज। मेरे 10th स्टैंडर्ड के तुरंत बाद मैंने 11th 12th एक लोकल कॉलेज में करा, एंड एट द सेम टाइम मेरी फैमिली ने एक बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस किया, एंड वी लॉस्ट ऑल आवर बिजनेसेस। बहुत कुछ हुआ है उस फेज में।
और 6 साल का एक ऐसा गैप रहा है जहाँ मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज कंप्लीट हुआ, आई गिव माई 11th एंड 12th। उस 6 साल के फेज में माई फैमिली हैज सीन अ लॉट विच आई हैव नॉट स्पोकन अबाउट पब्लिकली एंड आई एम नॉट इवन कंफर्टेबल स्पीकिंग अबाउट इट नहीं, पब्लिकली। बिल्कुल कोई बात नहीं। उसके बाद बाउंस बैक करा है, बट जब मैं 22 ईयर्स का था मेरे पेरेंट्स के पास जेन्यूनली पैसे नहीं थे मेरे फॉरेन एजुकेशन फंड करने के लिए या मेरे कोई बिजनेस फंड करने के लिए। राइट आफ्टर कॉलेज मैंने एक इंजीनियरिंग फैक्ट्री में काम किया और उसके बाद मैंने एज अ ट्रेनर, एज अ फिटनेस ट्रेनर वर्क स्टार्ट करा। और पूरा यूट्यूब का सफ़र, यहाँ तक कि जो मेरा डाइट तब था उसके लिए पैसे भी मैंने मेरे ट्रेनिंग से जनरेट करे। इसको मैं एक समरी देना चाहूँगा क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं। Sure. आपने शुरू किया तब नॉर्मल लाइफ थी, नॉर्मल लाइफ के बाद 10 साल के जब आप थे 10th स्टैंडर्ड में थे, 10 साल का, जब 10 साल के थे तब आप धीरू भाई हाँ। मानी स्कूल गए और उसके बाद जब आप 11th-12th में आए तब आपने लोकल स्कूलिंग बदल ली अपनी 10th के बाद। यस। और कॉलेज भी आपने कहाँ से नॉर्मल किया? हाँ जी। नॉर्मल किया, अब्रॉड आप नहीं गए पढ़ने के लिए कभी भी। और उसके बाद जब इंजीनियरिंग कॉलेज में थे उसके बाद आपने इंजीनियरिंग कंपनी में काम किया, मतलब वॉट एवर जॉब यू डिड, एंड उसके बाद आपने पर्सनल ट्रेनर की तरह से काम किया और पैसे कमाए और वहाँ से आज जितना आपका है वो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। हाँ, और सब कुछ बूटस्ट्रैप्ड है, किसी से भी पैसे नहीं लिए। BeerBiceps और सब कुछ 100% रणवीर अलावादिया ओन करता है। हाँ, फैमिली ने कुछ ऑब्वियसली फैमिली ने इमोशनली सपोर्ट करा क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने भी ऐसे दिन देखे हैं, लाइक इन अ वेरी बिग वे। रणवीर आगे बढ़ना चाहेंगे, ठीक है। लोएस्ट मोमेंट शायद से यही रहे होंगे आपकी लाइफ के, या इससे भी कुछ लो पीरियड देखा है आपने 2025 से? 2025 यार, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में ही जब फैमिली भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी तब मैंने इसकी बात बहुत करी है, बट ब्रेकअप हुआ था, फेल भी हुआ था कॉलेज में, बहुत गंदा फेस था और उस सब के बीच थोड़ा सा अल्कोहल में फंस गया एंड एट दिस पॉइंट आई एम अ टीटोटलर, बट वो फेस भी देखा है। आई वुड से पिछले 6 महीने और वो फेस ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि वो अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं। रणवीर तब ना कुछ खोने के लिए नहीं था, 2025 में खोने के लिए बहुत कुछ था, आप तब भी दोनों को कंपेयर कर रहे हो। हाँ, क्योंकि 2025 में एबिलिटी और स्किल सेट्स भी थे, एक्सपीरियंस भी था, मैच्योरिटी भी थी, तो खोकर भी उतनी सेल्फ बिलीफ थी कि आई बी एबल टू बिल्ड समथिंग, इफ नॉट इन कंटेंट कुछ तो कर लूंगा। थोड़ा सा सेल्फ बिलीफ होना जरूरी है। सेल्फ डाउट नहीं था एज 19 पर, सिर्फ सेल्फ डाउट, इसलिए तब, हाँ, इसलिए आप दोनों को कंपेयर कर रहे हो। हाँ, ऑलमोस्ट इसलिए मैं जानना चाहता था कि आपने दोनों को कंपेयर कैसे किया, क्योंकि वही इंसान कर सकता है जो मतलब आज के टाइम में डाउटफुल ना हो कि कुछ भी आएगा आई विल नॉट गो डाउन क्योंकि मेरी इंटेंशन खराब नहीं है। दैट्स द मैसेज। हाँ, एंड आई नो कि मेरी कोर कम्युनिटी जानती है मुझे, वो समझते हैं कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। हाँ, तो जो लोग हट गए कम्युनिटी से, जिन लोगों ने सो कॉल्ड अनफॉलो करा, they were not the people I was meant to serve anyway. It's okay. मैं आपको बताना चाहूँगा रणवीर एक चीज़, कि उसी कोर कम्युनिटी का एक पार्ट मैं भी हूँ। थैंक यू। ठीक है, शायद इसी रीज़न से जब लोगों ने आपको अभी गलत समझा, जिस भी रीज़न से समझा, मैं उसके अगेंस्ट आके खड़ा हुआ ओपनली, बिकॉज जो है सबके सामने है, पीछे से कुछ नहीं है। और वो कोर फॉलोइंग मेरे को लगता है बढ़ेगी, और अभी जो हम आगे बात करेंगे इसमें आपका ही एक मैसेज मैं दुनिया तक पहुंचाना चाहूँगा कि क्या होना चाहिए, अब क्या चेंज आएगा रणवीर के अंदर। तो इस चैप्टर को, जो हमने फर्स्ट चैप्टर लिया क्रिटिसिज्म के बारे में, कैंसिल कल्चर के बारे में, इसको मैं एक लास्ट क्वेश्चन लेके एंड करना चाहूँगा, फिर आपका कोई मैसेज हो तो आप ऐड कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक क्वेश्चन उठता है इंसान से, एक उठता है उसके पीछे बैठी टीम से। रणवीर अलाबादिया और द टीम एंड द स्टार्टअप्स वेयर ही इज पार्टनर, देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन, यू गाइज डू गेट कीपिंग, कि मतलब इंडस्ट्री में कौन एंटर करेगा, किस तरह चलेगा, क्योंकि सोशल मीडिया इंडस्ट्री आपसे कहीं से शुरू होती है, दैट इज फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स। उस पर आपका क्या ओपिनियन है? ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ऑनेस्टली इट्स नॉट रीच्ड मी, बट अगर आप कह रहे हो, आई नो व्हाट प्रफुल गर्ग इज अबाउट, तो आई एम श्योर यू आर कमिंग फ्रॉम मल्टीपल प्लेसेस ऑफ इनपुट. I like to add one thing, where I'm coming from. Sure. When I do a certain shoot of Mission India, I've decided that I'll tell the world before about it. And because this is one of the first few shoots, there were some people I told them about, and वहाँ से मैंने questions लिए कि
जो चीज़ें कहीं इंटरनेट पे नहीं है बट लोग आपस में बात करते हैं, वो लेकर आओ। तो ये क्वेश्चन कंटेंट क्रिएटर्स के बीच से ही आया, क्योंकि मैं बहुत नया हूँ, तो मुझे नहीं पता माइक्रो मेगा क्या होते हैं। मुझे इतना पता है जिसका मकसद देश को आगे बढ़ाना है और इंडिया को राइट मैसेज पहुंचाना है और वर्ल्ड को इंडिया की पावर दिखाना है, वो इंसान सही है, सिंपल। तो ये वहाँ से आया क्वेश्चन। एटलीस्ट मेरी कोशिश हमेशा ये रही है कि अगर कोई यंग क्रिएटर दिखा, उन्हें इनकरेजमेंट देना, उन्हें प्रमोट करना। दैट्स बिन द इंटेंशन बिहाइंड इवन स्टार्टिंग आवर एजुकेशन यूनिट, कि गिव बैक टू द कम्युनिटी। तो मेरा ऑनेस्ट नज़रिया यही रहा है कि ऑलवेज ट्राई सर्विसिंग द इंडस्ट्री यूर फ्रॉम। बट अगर इंडस्ट्री में ये सेंटिमेंट है, ऑल आई कैन से इज आई ट्राई डाइविंग इनटू इट एंड अंडरस्टैंडिंग कि क्या सीन क्या है। बट मैं ये भी जानता हूँ कि हमारे इंडस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा कंपैरिजन, पॉलिटिक्स, ये सब है। तो चीज़ें फैलाई जाती है। समटाइम्स देयर मे नॉट बी दैट मच ट्रूथ बिहाइंड इट। दैट इज़ माई इनपुट राइट नाउ, बट दैट्स ऑब्वियसली कमिंग फ्रॉम माई ओन पर्सनल पर्सपेक्टिव। रणवीर, इसी में एक क्वेश्चन मेरा और है। मैं नहीं मानता था इस क्वेश्चन को और मैंने आपसे पूछने की कोशिश करी, क्योंकि मेरे कुछ भी फॉलोइंग नहीं है यूट्यूब पर। तब भी आपने मिशन इंडिया यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने का सोचा और हमारे संग बात करने की सोची। क्या सोचते हो जब आप किसी सीट पे आके बैठते हो और इंसान के कोई फॉलोअर नहीं होते? क्या सोच के आप सोचते हो कि नहीं, मैं बैठूंगा और मैं बताऊंगा मैसेज कि अगर प्रफुल्ल कह रहा है, प्रफुल्ल के संग जुड़ना है तो मैं जुड़ूंगा? क्या सोचते हो? यार एक क्रिकेटर ना जब दूसरे क्रिकेटर की गेम देखता है, वो एज अ फैन नहीं देख रहा होता, वो उसकी गेम को एक्सरे कर रहा होता है। कंटेंट क्रिएटर्स में भी यही होता है। तो अक्सर मान लो अगर किसी ने मेरे अगेंस्ट हेट वीडियो बनाया, मुझे पता है कि वो रूट कॉज ऑफ हेट क्या है, मस्ती कर रहे हैं या एक्चुअली मुझसे नफरत करते हैं। सिमिलरली जब मैं किसी कंटेंट क्रिएटर का काम देखता हूँ, मुझे उनके रूट इंटेंशन के बारे में पता चल जाता है। यू कैन सी थ्रू द कंटेंट। ओवर द इयर्स ऐसे बहुत कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिन्हें हमने प्लेटफॉर्म दिया है, बिकॉज आई रियली बिलीव इन यंग टैलेंट। दैट्स व्हाट माई पर्सनैलिटी इज़ अबाउट। जब मैं फुटबॉल भी खेलता हूँ, मुझे गोल स्कोर करना अच्छा नहीं लगता। बॉल पास करके कोई और गोल स्कोर करे, उसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। और फिर पैर तोड़वाने में भी वो भी। बट मेरी इंटेंशन हमेशा ये रही है कि हेल्प अदर्स थ्रू योर वर्क। सो आई मीन दैट्स ऑल। सवाल भूल गया मैं। गेट कीपिंग कि लोग बोलते हैं कि आई डोंट नो अगर ये सच है। अगर सच है देन सॉरी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल विथ मी। बट एज फार एज माई एफर्ट्स एंड माई पर्सपेक्टिव इज कंसर्न, मैंने एक्चुअली ऑपोजिट करा है। ओके, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इंडिया फर्स्ट और कंटेंट फर्स्ट। ठीक है, तो मतलब मेरा जो आपसे क्वेश्चन है कि मेरे को नहीं पता आप एग्जैक्ट नंबर बता पाओगे कि नहीं। आर यू एज एन इंडियन नेशनलिस्ट क्रिएटर और अ ग्लोबल क्रिएटर? हाउ डू यू डिफाइन बोथ? ठीक है, एंड आपने कितने पॉडकास्ट आज तक सोल्जर्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, साइंटिस्ट्स के साथ, जो भी इंडिया का मैसेज लाते हैं उनके साथ किए हैं? लाइक जितना इंजाम लगता है कि भाई लोग, मतलब आई एम सॉरी टू से, बट लोग वर्ड यूज़ करते हैं देशद्रोही। ठीक है, बहुत बड़ा वर्ड होता है। मतलब मेरे को भी एक इंसान ने स्लीपर सेल बोल दिया था। ठीक है, मैंने रिएक्ट नहीं किया उसके बाद। तो पॉइंट ये है कि आपका क्या ओपिनियन है इस बात पे, नेशनलिस्ट क्रिएटर और ग्लोबल क्रिएटर वाली इमेज में? आप डिफरेंशिएट कर दो एक बारी, मैं ये देखना चाहता हूँ। मेरा उसूल ये है कि आपके काम को ऑन योर बिहाफ बात करना चाहिए। एंड मेरा काम है प्रेजेंट यूट्यूब पर। जब चैनल हैक हुआ तो उसके बाद भी सारे वीडियोस तो लिस्टेड है। तो आई वाज होपिंग कि मेरे पास्ट वर्क की वजह से लोग जाने कि मैं कौन हूँ। गौरव तनेजा फ्लाइंग बीस्ट ने एक बार ये बात कही थी कि किसी भी क्रिएटर की पर्सनैलिटी और उनका दिल अगर आपको जानना है, उनके कंटेंट पेज को देख लीजिए और स्क्रॉल डाउन करिए, उनके थंबनेल्स और टाइटल्स देखिए, जानिए कि ये इंसान है कौन, इनकी एवोल्यूशन देखिए। किसी के यूट्यूब पेज या इंस्टाग्राम फीड पर उनकी कहानी भी दिख जाती है। तो आई थॉट दैट इज़ इनफ। अगर आप खुद की कोर कम्युनिटी को सर्विस करोगे, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। आई नो कि जिस कम्युनिटी ने मुझे फॉलो करा है, जिन्होंने हमारे मिलिट्री पॉडकास्ट देखे हैं, मेडिकल पॉडकास्ट देखे हैं, इतने सारे इंडिया स्पेसिफिक करियर पॉडकास्ट बनाए हैं, उस वजह से टीआरएस बना है। तो आई नो दैट दे अंडरस्टैंड द ट्रूथ। रणवीर, मैंने आपकी बात समझी कि आपने सोल्जर्स के संग पॉडकास्ट किया, साइंटिस्ट के संग पॉडकास्ट किया, इतने सारे लोगों के संग किया, आपने गुरुओं के साथ भी किया। एक इंसान जिसका एपिसोड यहाँ जाके लगा और यहाँ जाके लगा और दिल पे और दिमाग पे असर किया, वो इंसान कौन था और वाला पॉडकास्ट क्यों सबको देखना चाहिए? ओके, हर साल शायद ये जवाब बदलता है। एक रीसेंसी बायस के साथ जवाब दे दूँ। जैसा मन। पालगा रिनपोचे जो बुद्धिस्ट मंक है, मैं उनकी फ़िलॉसफी में बहुत बिलीव करता हूँ।
आई फील कि जो हम कहते हैं हम सब सनातनी हैं, सनातन धर्म है, इंडिक फेथ, सिख, हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, एक्चुअली उनका कोर लॉजिक सेम ही है, कर्मा पे बेस्ड है, इंसानियत पे बेस्ड है और सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ सीकिंग पे बेस्ड है। उनकी बातों से ये मैंने जाना है कि यार बुद्धिस्ट समाज में एक मंत्र है, ओम मनी पद्मे हम, और उसका मतलब ये है कि मैं परमात्मा से विनती करता हूँ कि जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी इंसान हैं, उन सारों को इक्वल प्रपोर्शंस में खुशी मिले और सुकून मिले। तो जब आप ओम मनी पद्मे हम का जाप करते हो, आप एक्चुअली ये इंटेंशन रख रहे हो दिल में, और ये मुझे बहुत एक सुंदर बात लगी। एंड दैट्स जो आपने पहले पूछा ना कि रणवीर कौन है, रणवीर आई फील कि ये, आई जेन्युइनली बिलीव इन वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 टफ क्वेश्चंस हैं, बुरा मत मानिएगा, पहले से बोलना चाहूँगा। जब नाम रखा बियर बाइसेप्स, नाम के अंदर बियर है और बाइसेप्स है, दोनों वेस्टर्न वर्ड है, इंडियन नेम क्यों नहीं? क्योंकि तब मैं 21 साल का था और मैंने बहुत कोशिश करी ब्रांड नेम बदलने की, पर ब्रांड नेम फिर स्ट्रॉन्ग हो गया, तो है अभी मतलब ये मैं इसे ट्रिपल एच की तरह मानता हूँ रे मिस्टीरियो की, वो नाम चिपक जाता है। तब इंटेंशन ये थी कि यार एक्चुअली किसी को, ज़्यादा लोगों को ये पता नहीं, बट मेरे चैनल की शुरुआत हुई थी एज अ कुकिंग चैनल। तो कुकिंग चैनल, ये तो मुझे भी नहीं पता भाई, हम बहुत घिसाई कर रहे हैं पिछले 10 साल। ये इस पे 2 लाइन प्लीज यार, मतलब आप ही सर्च कर लो बियर बाइसेप्स स्पेस कुकिंग, सारे कुकिंग के वीडियोस मिल जाएंगे। तो इनिशियली हमने हेल्थ रेसिपीज़ ये सब शोकेस करा था चैनल पर, वहाँ से फिटनेस की शुरुआत करी, फिर 1-2 साल फिटनेस का कंटेंट बनाया, फिर उसके बाद फैशन, कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, फिर पॉडकास्ट की शुरुआत हुई। तो तभी मैंने सोचा था कि अगर ये फूड ओरिएंटेड ऑडियंस को अपील करना है तो थोड़ा सा फन नेम चाहिए, इसलिए बियर बाइसेप्स, क्योंकि मैं हेल्थ फूड बना रहा हूँ। तो और फिर इवेंचुअली वो नेम चिपक गया। और डेफिनेटली इंटेंशन तब ये थी कि भारतीय कंटेंट दुनिया के सामने पेश करना है, कि यार हम में भी कुछ बात है। मैं इसको ऐसे डिफाइन कर दूं सिंप्लीफाई करने के लिए कि बियर बाइसेप्स नाम इसलिए रखा गया, जितना मेरे को समझ में आया, कि इंडिया की इमेज को बाहर ले जाया सके, क्योंकि बियर और बाइसेप्स दोनों वर्ल्ड को समझ में आते हैं। हाँ, करेक्ट। और ये जब मैं मेरे ग्लोबल टूर्स के लिए जाता हूँ, ये वहाँ बहुत काम कर जाता है। किसी को रणवीर अलाबादिया एक बहुत लंबा नाम है उनके पर्सपेक्टिव से, हाँ, वो याद नहीं रहता, इंडियंस को याद रह जाता है, बट उन्हें वो बियर बाइसेप्स से जानता है। जितना मैं बाहर गया हूँ मेरे को इतना पता है, इंडिया के बाहर लोग इंडिया का खाना और योगा, हाँ, ये 2 चीज़ें जानते हैं, और जो इंडिया आए हैं वो ये कहते हैं कि इंडिया बेस्ट देश है फॉर वेलकमिंग, हाँ, हॉस्पिटैलिटी। उसके अलावा मतलब कम जानते हैं, इसलिए आपने कुछ ऐसा नाम चुना कि बाकी लोग भी सुने। ठीक है, तो फिर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं क्वेश्चन को। वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन में डिफरेंस क्या है आपके हिसाब से, और आप मॉडर्नाइजेशन को फॉलो करते हैं और वेस्टर्नाइजेशन पे आपका कमेंट क्या है? व्हाट डू यू फील अबाउट इट? ओके, पहले तो मैं अटेम्प्ट करूंगा टू डिफाइन वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव। यस, वेस्टर्नाइजेशन मतलब जो वेस्ट की दुनिया है, यानी कि यूरोप, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों से चीज़ें अपनाना। ऑब्वियसली आई फील अब सब कुछ नहीं अपना सकते, क्योंकि वहाँ भी बुराइयाँ हैं, वहाँ के बुरे फैक्टर्स नहीं अपनाने चाहिए। वो लोग वहाँ रहकर भारतीय चीज़ों को अपना रहे, ओरिएंटल वर्ल्ड यानी कि एशियन वर्ल्ड से चीज़ें अपना रहे। ये होती है मॉडर्नाइजेशन, कि दुनिया भर के देशों से, समाजों से अच्छी चीज़ों को अपनाना। दैट्स व्हाट मॉडर्नाइजेशन इज़ टू मी। आई थिंक मॉडर्नाइजेशन एक बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है। वेस्टर्नाइजेशन की इंटेंशन पॉजिटिव होती है, बट शायद ओवर टाइम ये एक नेगेटिव चीज़ बन सकती है। तो आई एम मोर ऑफ अ फैन ऑफ मॉडर्नाइजेशन देन वेस्टर्नाइजेशन। क्योंकि इसमें मेरा ओपिनियन ये है कि वेस्टर्नाइजेशन को छोड़ देते हैं। मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ वेस्टर्नाइजेशन को छोड़ दो, बिकॉज इट इज अगेन समवन एल्स विल फीड योर ब्रेन। किसी और तरीके से अपने दिमाग को जीने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो भी अच्छी चीजें वेस्टर्नाइजेशन में हैं वो ऑलरेडी मॉडर्नाइजेशन में एग्जिस्ट करती हैं। हाँ, करेक्ट। रैशनल माइंडसेट मॉडर्नाइजेशन में है, ठीक है। यू हैव द फ्रीडम टू वेयर एनीथिंग, आपके पास फ्रीडम है कुछ भी पहनने की, बट जगह और स्थान सोचकर। वो मॉडर्नाइजेशन में, बट वेस्टर्नाइजेशन में नहीं है।
बहुत बारी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे हिसाब से। तो हमें दिस इज अ मैसेज, मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आपको लोग सुनते हैं, तो मैं इसलिए ये मैसेज जानना चाहता हूँ कि वेस्टर्नाइजेशन जिसकी ज़्यादा मूव कर रहे हैं, हमें रादर जहाँ से फ्रीडम फाइटिंग शुरू हुई थी, जहाँ से एजुकेशन इंडिया में ब्रिटिशर्स ने शुरू करी थी, वो था मॉडर्नाइजेशन, रैशनलाइजेशन ऑफ माइंड, उसकी साइड हमें मूव करना चाहिए। तो आपके हिसाब से मॉडर्नाइजेशन इज समथिंग विच वी शुड प्रेफर ओवर। यस। ओके, सो यार रणवीर, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है और ये साथ में लेंगे। अब जब रणवीर बोलते हैं तो रुकते हैं बोलने से पहले और फिर बोलते हैं? अब मैं जुबान के साइड इफेक्ट्स को समझता हूँ। तो लैंग्वेज फिल्टर और रिडेम्पशन, ये 2 क्वेश्चन है मेरे। लैंग्वेज फिल्टर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक टू अ लार्ज डिग्री आई एम सक्सेसफुल। मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज से हूँ। हर किसी को पता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज का माहौल कैसा होता है, तो वो मैं अनलर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ आपने क्या कही थी? रिडेम्पशन काम के थ्रू होगा यार, वो मेहनत, टेस्ट क्रिकेट है रिडेम्पशन। बस टिके रहना है क्रीज पे, डोंट लेट योर विकेट गो। जो मेरे अनुसार एक कंटेंट क्रिएटर की जर्नी में लेटिंग योर विकेट गो मीन्स नॉट टेकिंग फीडबैक फ्रॉम योर टीम, फ्रॉम द ऑडियंसेस। जब आप दूसरों से फीडबैक लेना बंद कर देते हो, दैट्स द बिगिनिंग ऑफ द एंड। जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स फेड हुए हुए हैं पिछले 10 सालों में, सारों की ये कॉमन गलती है, एंड दैट्स समथिंग आई एम वेरी वेरी ऑफ। फीडबैक लेते हो आप जहाँ से आता है? ओके। मेरे आइडल कोबी ब्रायंट है, जो महान बास्केटबॉल प्लेयर। हाँ बिल्कुल। का बेसिक सा फंडा है कि यार मेहनत करो, जितनी हो सके उतनी करो, बट हर दिन थोड़ा सा बेटर हो जाओ, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करो कोई भी डोमेन में। बस इसको सिंपल वर्ड्स कर देते हैं, अपने बी को अपने ए से कंपेयर करो, अपने सी को अपने बी से कंपेयर करो, ना किसी और से। अपने काम से। हाँ जी। Constant evolution of mankind, that is what you want. हाँ जी। Okay, understood. रणवीर, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। मैंने इसको नाम दिया है 3rd चैप्टर को पॉडकास्टिंग 2.0, और रादर आई शुड से पाइनियर 2.0, बिकॉज कुछ चीज़ें जैसे मेरे जैसे होता है ना, हम लोग बोलते हैं बटर बोलेंगे तो अमूल दिमाग में आ जाएगा, वैसे कोई मेरे को बोलता है पॉडकास्ट, तो आज बहुत सारे हैं, सबकी बहुत रिस्पेक्ट है, बट कोई बोलता है पॉडकास्ट तो मुझे लगता है उनके लिए भी और मेरे लिए भी इट्स रणवीर अलाबादिया हू स्टार्टेड इन इंडिया। ठीक है, अब जो रोगन फॉर द वर्ल्ड, रणवीर अलाबादिया फॉर इंडिया। अब ये रणवीर अलाबादिया 2.0 जो आप बार बार कह रहे हो, रिडेम्पशन काम से आता है, तो थोड़ा समझाइए रणवीर 2.0 की हैबिट्स में क्या चेंजेस आए हैं, क्या बदला है पिछले कुछ महीनों में, और अब 2.0 क्या होने वाला है, जितना आप बता पाएं, जितना आप समझा पाएं। हैबिट्स आप पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ सब कुछ, जैसे अभी आपने बोला कि जबान पे पहले से था बट थोड़ा और कंट्रोल आया, ठीक है, तो क्या और हैबिट्स में चेंज आया है? यार लेटेंट से पहले पॉडकास्टिंग फेज के दौरान हम 4 एपिसोड्स अ वीक रिलीज करते थे, 4 एपिसोड्स हर हफ्ते में। ओके। उसके लिए मुझे हर दिन शूट करना पड़ता था टू मेंटेन दैट पेस। हेल्थ बहुत ख़राब हुई थी, रूटीन्स ख़राब हुए थे, और मैं बहुत थका हुआ था ज़िंदगी में। प्लस मुझे मेरे दिल में बहुत सारे कंटेंट ओरिएंटेड ड्रीम्स थे। ये जो चिल्ड्रंस कंटेंट का एंगल है, ये भी तब एक ड्रीम थी जो अभी हल्के हल्के से एग्जीक्यूट हो रही है, वेरी ग्रेजुअली। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हेल्थ फिक्स हुई है। मैं हल्के से स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो कंटेंट मेरे में से निकले वो ज़्यादा क्वालिटी फोकस्ड कंटेंट हो, क्योंकि अगेन बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस मैं बॉम्बे के काफ़ी अच्छे सर्कल्स से बातचीत कर लेता हूँ। आई नो कि वहाँ बातें भी हो रही है कि यार ये पॉडकास्टिंग स्पेस थोड़ा सा सैचुरेटेड हो चुका है। ना थोड़ा सा नहीं, काफ़ी सैचुरेट हो चुका है। जैसे मतलब व्हेन आई डिसाइडेड कि मिशन इंडिया यूनिवर्सिटी लॉन्च करनी है, मेरे को चैप्टर पढ़ाना है। आज हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, इतना सोचा तो ये था सोशल मीडिया और इसको डिस्कस करेंगे, बट आज हमने कंट्रोवर्सी, किस तरह से मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखना, सब कुछ डिस्कस किया। कोई आए टाइम दे तो उसे कुछ मिले, जो चैप्टर में वो इंटरेस्टेड है वो सुने, पूरा इंटरेस्टेड है पूरा सुने। बट एक अच्छे पॉडकास्ट को रन करने के लिए मल्टीपल स्किल सेट्स लगते हैं। इट्स नॉट एज सिंपल एज बैठो, माइक लगा दो, बात कर लो। हाँ, अभी 4थे चैप्टर में उसी पे क्वेश्चन है कि व्हाट मेड रणवीर अलाबादिया। ठीक है, पहले कंट्रोवर्सी को एक साइड कर दे, उसके बाद हम एक लेसन पे चलेंगे जो मैं भी सीखूंगा और शायद सब सीखना चाहते हैं रणवीर अलाबादिया से। रणवीर, हमने ये समझा कि 2.0 की हैबिट क्या है, आपने थोड़ा सा बताया कि रणवीर अलाबादिया 2.0 क्या आने वाले, पाइनियर 2.0 क्या आने वाले, क्या आने वाला है, मतलब व्हाट आर यू प्लानिंग, कैन यू प्लीज टेल, कुछ थोड़ा सा आइडिया दीजिए। यार जो मैंने पहले कहा कि पॉडकास्टिंग शायद फेड अवे हो जाएगी,
ओवर टाइम, बट ये जो टॉक शो फॉर्मेट है, कॉन्वर्सेशंस बहुत पावरफुल होते हैं. संवाद से एक्चुअली आई फील कि इंसान की डेप्थ बढ़ सकती है. करेक्ट. तो डेप्थ ओरिएंटेड टॉक शोज रहेंगे ही रहेंगे, जो निखिल कामत भी कर रहे हैं अब. हाँ. मतलब उनका नीश बिजनेस का है, बट वो बहुत डेप्थ में चले जाते हैं. उस लेवल की डेप्थ के साथ अगर पॉडकास्ट जनरेट करे, टॉक शोज जनरेट करे, वो डेफिनेटली रेलेवेंट रहेंगे. और यही हमारी कोशिश है ताकत के साथ. नया शो है, बहुत अलग फ्लेवर है, ऑलमोस्ट लाइक अ मोटिवेशनल वीडियो मीट्स अ टॉक शो. प्लस जो सवाल जवाब है ताकत में, इट्स फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ, ताकि जो ताकत शो देखे उनके दिल और दिमाग में कुछ बदले. तो मैं एक बार यूजर के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूँगा. ताकत एक नया शो है, TRS एक शो है जो चलता ही आ रहा है. ताकत में ऐसा क्या अलग है TRS से कि वो उसे मार्केट में एज अ पावर प्रेजेंट करेगा? अक्सर ना पॉडकास्ट फॉर्मेट में व्यूज़ जनरेट करने के लिए, एंगेजमेंट जनरेट करने के लिए और शॉर्ट कंटेंट जनरेट करने के लिए सवाल जवाब का नेचर एक टाइप का होता है. ओके. विच इज़ वेरी शॉर्ट कंटेंट फ्रेंडली. इट्स लाइक यू आर स्टिचिंग टुगेदर मल्टीपल रील्स एंड क्रिएटिंग अ पॉडकास्ट. पॉडकास्टिंग ऐसे बन चुकी है एल्गोरिथमिक मजबूरी की वजह से. ताकत को हमने किसी भी मजबूरी के साथ नहीं बनाया, ताकत को हमने इंटेंशन के साथ बनाया, ताकि लोग उस शो में से मेंटल स्ट्रेंथ गेन करें हमारे देश के सबसे बड़े सेलिब्रिटीज़ के थ्रू और उनकी कहानियों के थ्रू, जो एक्चुअली आउट एंड आउट लेजेंडरी अचीवर्स है. सिर्फ वो फीचर होंगे ताकत में. एक वो फैक्टर है. दूसरा फैक्टर ये है कि आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर मेरे बहुत बड़े आइडल रहे हैं सालों से. कौन? आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, टर्मिनेटर. उनकी एक बहुत मशहूर स्पीच है 6 रूल्स ऑफ सक्सेस. इसे भी मैंने बहुत कोट करा है हमारे चैनल पर. उनका फाइनल रूल है, यू हैव टू गिव बैक टू सोसाइटी. तो ये गिविंग बैक टू सोसाइटी, सोशल वर्क का एंगल हम सालों से कर रहे हैं, बट पब्लिकली नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता है कि सोशल वर्क को पब्लिकली करना थोड़ा सा चीप है. करेक्ट. बट आई फील कि नाउ इज द टाइम टू यूज द कम्युनिटी वी हैव टू क्राउड फंड. जो स्टार्टअप्स में भी होता है कि आप खुल के कह दो कि ये देखो ये हमारी मिशन है, अभी आप लोग ही हमें मदद करो इस मिशन को पूरा करने में. तो जो मैंने इस वाले कॉन्वर्सेशन में भी पहले कहा कि एक सपना है रिलेटेड टू ऑर्फनेजेस, ओल्ड एज होम्स एंड डॉग शेल्टर्स एक साथ, उस सपने को पूरे करने में ताकत का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है. तो वी हैव रीनेम्ड BeerBiceps फाउंडेशन, विच वाज इन स्टेल्थ, सीक्रेटली हम रन कर रहे थे. वी हैव रीनेम्ड इट ताकत फाउंडेशन. और जो वर्क कर रहे थे उसे भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे. एट द सेम टाइम जितने भी सेलिब्रिटी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी ताकत फाउंडेशन को आगे लेकर जा रहे हैं हमारे ऑडियंस के साथ. दैट्स द इंटेंशन. मतलब मुझे भी ऐसा लगता है पर्सनली भी रणवीर की अच्छी सोच है, और जो आपने 4 साल में पहले काम किया है वो आप दिखाइए भी, क्योंकि लोग क्वेश्चन बहुत जल्दी करते हैं. हाँ, आई नो कि एक ये वाला एक एंगल रहेगा कि ये क्या एक PR गेम खेल रहा हूँ. इट्स लाइक यार मैं अभी मीडिया और परसेप्शन के बारे में सोचूं या मैं दुनिया में अच्छा काम करूं. तो आई एम मोर फोकस्ड ऑन माई ओन मिशन. वुड यू माइंड अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि क्या 4 साल में 1-2 इंसिडेंसेस, क्योंकि अब आप बात करने वाले हो, क्या किया है? हम मतलब ये देखो, आई फील कि अगर आप दुनिया में सोशल वर्क कर रहे हो वो हमेशा आपकी पर्सनालिटी का एक रिफ्लेक्शन होता है. जो आपके दिल में सोशल कॉजेज हैं वही एक्चुअली आप दुनिया में कर पाते हो इन अ गुड वे. करेक्ट. एनिमल वेलफेयर हमेशा रहा है मेरे दिल में एज अ कॉन्सेप्ट. मेरे ग्रोइंग अप ईयर्स में मेरे कुत्ते थे, एंड यू अंडरस्टैंड एनिमल्स मोर डीपली. मतलब देश भर में बहुत सारे डॉग शेल्टर्स हैं, उन्हें हम कॉन्स्टेंटली फंड करते हैं. गोवा में हमारा मेन एक डॉग शेल्टर है. दैट्स वेयर मोस्ट ऑफ आवर फंड्स गो राइट नाउ. हम बहुत ज़्यादा अंडर प्रिविलेज्ड एजुकेशन के लिए काम करते हैं. बॉम्बे में 3-4 बहुत बड़े मेन ऑर्फनेजेस हैं, अनाथ आश्रम. वहाँ भी सालों से हम सेवा भाव के साथ काम कर रहे हैं. ऑब्वियसली अभी आप ये अनाथ आश्रम में जाकर फोटोज़ नहीं ले सकते और लेना भी नहीं चाहिए, बट दोज आर द सेम कॉजेज दैट विल बी फंडेड थ्रू द ताकत फाउंडेशन. एंड अभी एक और कॉज ऐड किया है मैंने हाल ही में. मेरे दादाजी पास अवे हुए थे 1-2 साल पहले, बहुत क्लोज था, एंड मैंने उनका ओल्ड एज बहुत करीबी से देखा. तो वी हैव स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क विद ओल्ड एज होम्स. जो सीनियर सिटीजन्स हैं
जिनकी फैमिली या तो नहीं है या उन्हें छोड़ कर गई है, उन्हें हम हेल्प कर रहे हैं इन गोइंग फॉरवर्ड। पर्सनली बोलना चाहूँगा ऑन पर्सनल नोट कि मैं भी ज्वाइन करना चाहूँगा और मैं पब्लिकली बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी पावर दुनिया देती है आपको ऑन सोशल मीडिया, उसका राइट इस्तेमाल होना चाहिए। आप कर रहे हैं तो मैं भी उसको बिल्कुल ज्वाइन करना चाहूँगा आपके साथ। रणवीर, आगे बढ़ना चाहूँगा मैं। हमने बहुत बातें करी सब चीज़ों के बारे में, बट अब थोड़ा सा मूव करते हैं टुवर्ड्स सोशल मीडिया। नाउ अ चैप्टर ऑन हाउ रणवीर अलाबादिया बिकेम रणवीर अलाबादिया। रणवीर अलाबादिया कैसे बने, ये जानना चाहूँगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जब आपने शुरू किया था तो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच था, पैसे का अरेंजमेंट, वो सारी चीज़, अपनी शुरुआत के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे किया और कैसे उसे इवॉल्व किया। ये 2015 की बात है। 2015 के 4 साल पहले मैंने एक फिटनेस ट्रेनर सर्टिफिकेशन करा था फॉर फन, एग्ज़ाम दिया था और मैं एक सर्टिफाइड ट्रेनर था। तो मुझे पता है कि मेरे पास ये वाली स्किल है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज के तुरंत बाद 1 महीने के लिए इंजीनियरिंग की फैक्ट्री में काम करा। बहुत कम सैलरी थी, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू नथिंग। क्या काम किया? एज एन ईए काम किया था टू वन ऑफ द हेड्स जो वहाँ के इंजीनियरिंग बिजनेस एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की फॉर्म में काम किया था आपने? हाँ, Okay. मैंने बस किसी को शैडो करा, ऑलमोस्ट लाइक एन इंटर्न लेवल वर्क, वन लेवल अबव एन इंटर्न, जुगाड़ का काम बेसिकली। वहाँ बहुत कुछ जाना वहाँ काम करके कि यार ठीक है, अगर दुनिया में कोई भी बिजनेस चलाना है, बेसिकली इट बॉइल्स डाउन टू कॉमन सेंस। अगर आप दिमाग का इस्तेमाल करोगे, मेहनत करोगे, आप कुछ भी करना सीख लोगे। वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि यार मैं ना कुछ फिटनेस का बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूँ, बट फिटनेस के बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मुझे एक्चुअली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए रहेगा। ये है मेरी फिटनेस ट्रेनर की डिग्री, इसे लेकर मैं खुद को पिच करूंगा एज अ पॉसिबल ट्रेनर। तो मैं जाता था कार्टर रोड पे, बांद्रा में एक जगह है मुंबई में, और वहाँ अगर कोई थोड़ा सा अनफिट बंदा दिख गया, मैं उसके पास जाके आर्म ऑन द शोल्डर रखकर ये कहता था कि यार मैं आपकी मदद करूंगा, साइन अप विथ मी फॉर माई ट्रेनिंग। और ऐसे मुझे इनिशियल मेरे क्लाइंट्स मिले, और ऐसे कर करके इवेंचुअली मुझे तन्मय भट्ट मिले एज अ क्लाइंट, जो, और तभी AIB, सिर्फ AIB था भारत में, AIB और TVF थे तब। तो उनसे मुझे थोड़ी सी मेंटरशिप मिली कंटेंट की दुनिया के बारे में। एंड एट द सेम टाइम रफली मैंने सोचा कि ओके, ये जो मेरी एक फिटनेस बिजनेस की ड्रीम है, इसे भी मैं डिज़ाइन करता हूँ। तो वो फिटनेस की ऐप डिज़ाइन करके मैं एक इन्वेस्टर के पास गया। उस इन्वेस्टर ने मुझे बोला कि आपका आइडिया बहुत तगड़ा है, बट आपको मार्केटिंग की ज़रूरत है, तो आप शायद एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लो। तो उस पर्सपेक्टिव से BeerBiceps की शुरुआत करी थी। बट तभी भी थोड़ी सी बिजनेस सेंसिबिलिटी थी। मुझे पता था कि यार अगर मैंने सिर्फ फिटनेस की बात करी तो लोग नहीं देखेंगे, इसलिए मैं ये फिटनेस कुकिंग का एंगल लाता हूँ। और शुरुआत हुई थी एज अ कुकिंग चैनल, एंड देन बीच बीच में फिटनेस वीडियोस। फिर चीज़ें इवॉल्व होते गई। तन्मय ने बहुत ज़्यादा मेंटर करा, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, बहुत सारे लोगों को ट्रेन करता था, बहुत घिसाई करी उस फेज़ में। लिटरली अगर ट्रेनिंग सेशंस के बीच ब्रेक मिलती थी, मैं जूहू बीच पर जाकर लोगों के साथ जॉग करके उनके फ़ोन ले लेता था और यूट्यूब पर जाकर BeerBiceps को सब्सक्राइब करता था। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग 6 सब्सक्राइबर्स अ डे, मुझे 32 सब्सक्राइबर्स मिल जाते। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। बट दिस इज़ 2015, अर्ली 2016। फिर एक पॉइंट के बाद तन्मय ने मुझे समझाया कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नाम की चीज़ भारत में आने वाली है, और जितने भी लोग पोटेंशियल यूट्यूबर्स हैं, अगर अभी उनमें से किसी ने भी फोकस किया इस गेम पर, तो बिजनेस में फ़ायदे मिलेंगे। अभी उस पॉइंट तक पहुंचकर ये जो मेरी फिटनेस बिजनेस की ड्रीम थी, उसे मैंने शेल कर दिया। आई थॉट कि यार नहीं करना, ये बहुत मुश्किल है जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर एक पॉइंट के बाद वी जस्ट स्टार्टेड फोकसिंग ऑन यूट्यूब। बट जो मेरी ओरिजिनल कैमरा इक्विपमेंट थी, मेरा कंप्यूटर, मेरे पहले सैलरीज, वो सब ट्रेनिंग के पैसे से निकल के आए थे। पेरेंट्स ने एक भी पैसा नहीं दिया, और वो उनकी एक बहुत अच्छी डिसीजन थी, क्योंकि आई लर्न कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मतलब जुगाड़ से मैंने स्टार्ट करा है, एंड वही मेंटालिटी आज भी काम कर रही है इन ईयर 10। इसलिए जब दुनिया ने इन कंट्रोवर्सीज़ के बाद ये कहा कि यार अभी तो करियर ख़त्म, मैं सोचा कि उन्होंने ये पूरी 10 साल की जर्नी देखी नहीं है कि मैं कहाँ से निकल के आया हूँ। सो दैट्स वेयर द सेल्फ बिलीफ कम्स फ्रॉम। ऑब्वियसली गलती समझ आई है। आई डू फील कि थोड़ा
थोड़ी जो थकान थी, थोड़ा जो डार्कनेस था, वो भी मिट गया इस पूरे फेज में से. कंप्लेसेंट हो जाते हैं ना थोड़ा सा. हाँ, बट इस फेज के बाद अभी मेरा एक फाइनल फॉर्म एज अ कंटेंट क्रिएटर दिखाई देगा दुनिया को, एंड देन विल मूव ऑन. रणवीर, आपने जो स्टार्टिंग की बातें बताई, थोड़ी सी वापस उस पर लेके चलता हूँ कि आप गए, लोगों से मिले, कंधे पे हाथ रख के जॉग करते टाइम. जितना मुझे एक्सपीरियंस है, आई हैव बीन इनटू टीचिंग, मेंटरिंग, सेल्स एटसेट्रा. ये सब एक सेल्स स्किल है. यस. कैसे सीखी थी वो? क्योंकि सेल्स स्किल इज नॉट इजी टू लर्न. ये मैं एक पूरे इंडिया को, रणवीर, आपके थ्रू भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि लोग, मैं, क्योंकि हम स्टूडेंट्स को भी ना इंटर्नशिप कराते हैं. जो मेरी कंपनी में unity.in यूथ कम्युनिटी है, उसमें हम लोग इंटर्नशिप कराते हैं. ठीक है. अब बच्चे आके बोलते हैं कि सेल्स नहीं सीखनी. आपने जो भी ये किया, ये कंप्लीट सेल्स दिख रही है. क्योंकि मेरा पहला काम था पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन एशियन पेंट्स के लिए, और मैं भी सेम चीज़ करता था, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करने जाता था. सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरे सामने आया वो ये था कि भाई मैंने सोचा अरे पैम्पलेट का काम क्यों करूँ भाई, मेरी 95% आई है, ऑल इंडिया रैंक 330 आई है ड्यूज़ में, ये सब काम मेरे लिए थोड़ी है. जब गया ना सोसाइटी पे, गार्ड को तो मैं कोई चैलेंज भी नहीं समझ रहा था, मैं गार्ड को क्लियर नहीं कर पाया. ये भूल गए कि उनको पहले क्लियर करना है भाई, तब तो मैं एंट्री मिलेगी. मैंने वहां से सीखा. आपने ये सेल्स कहाँ से सीखी? मेरी गुजराती माँ से. बस दैट, आई डोंट नो, ये नेचुरल है जो आई थिंक एक्चुअली कंटेंट में भी यूज होती है. ऑल ऑफ कंटेंट इज अ सेल्स गेम. हाँ, सेल्स के बिना पॉसिबल ही नहीं है. हाँ, मतलब अगर आपके सेल्स स्किल तगड़े हैं, आप शॉर्ट कंटेंट जबरदस्त बनाओगे. स्टूडेंट्स के लिए जो कॉलेज में है, यंग जेनजी, उसके लिए क्या मैसेज है सेल्स से रिलेटेड आपका एआई वर्ल्ड में? कहते हैं कि जितने अच्छे आपके सेल्स स्किल होते हैं, उतने ही अच्छे आपके फ्लर्टिंग स्किल्स होते हैं. तो या तो सेल्स स्किल्स की थियरी सीख लो, या तो फ्लर्ट करने की कोशिश करो. रणवीर भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ. मैंने हमेशा कहता हूँ ना, राष्ट्र धर्म, कर्मा और फिर धर्मा. तो राष्ट्र धर्म तो करने की कोशिश पूरी कर ही रहा हूँ, बट इसके साथ कर्मा है मेरा पढ़ाना. ठीक है. तो आपने जो भी बोला उस पर एक जवाब देता हूँ. मेरा एक कोर्स है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. ठीक है. अब मैं प्रोफेशनल्स के लिए लॉन्च करूंगा, अभी तक स्टूडेंट्स के लिए था. आपको पता है उसमें क्या होता है? क्या? 15 क्लासेस होती है. इसमें पहली 10 होती है पब्लिक स्पीकिंग, ग्रुप डिस्कशन, पैनल डिस्कशन, पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन, और लास्ट 5 क्लासेस होती है क्रॉस जेंडर कम्युनिकेशन. वाह. 2020 से, क्योंकि हम अपने कॉलेज के अंदर जो बच्चे होते हैं ना, उनसे तो कर लेते हैं. जाकिर भाई की वो लाइन है, सख्त लौंडा. जितने लौंडे बोलते हैं कि हम सख्त हैं, वो सिर्फ झूठ बोल रहे हैं. उनको बात हो नहीं पा रही उनसे. तो हम कोशिश करते हैं कि उनको वो मैसेज सिखाया जाए, उनको क्रॉस जेंडर कम्युनिकेशन कराया जाए, क्योंकि स्टूडेंट अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया से बैठे हुए हैं. तो जब वो दूसरी डायलेक्ट, एक इंसान इंग्लिश बोल रहा है, दूसरे डायलेक्ट में बोल रहा है, आप दूसरे डायलेक्ट में बोल रहे हो, तो जब वो बात करते हैं ना, तब ये लेसन सीख पाते हैं कि फ्लर्टिंग तो नहीं, बट हाँ, क्रॉस जेंडर कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है. बहुत ही सॉलिड जवाब. ये ना, जब आपका बचपन बॉम्बे में गुजरता है, आई थिंक ये ऑटोमेटिकली आप सीख जाते हो. आई थिंक टू अ लार्ज डिग्री, बॉम्बे, दिल्ली. आई नो कि ये हमारे देश की एक समस्या है फ्रॉम अ सेल्स पर्सपेक्टिव. और आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड थिंग, ये बस एक रूम फॉर इम्प्रूवमेंट की जगह. बट मैं एक ट्रिक दे देता हूँ, प्लीज. ये बहुत टाइम बाद और बहुत एक एज के बाद मैंने सीखी. आई डोंट नो इफ इट्स अ प्रैक्टिकल ट्रिक. ट्रिक ये है कि यार, जब आप किसी लड़की से बात कर रहे हो, पहले ये मत सोचो कि मैं लड़की से बात कर रहा हूँ. पहले उनको इंसान की तरह देखो. ये मानो कि ये दोस्ती है. और ये जैसे जैसे आप करते रहोगे, इवेंचुअली ये जो लड़के डरते हैं ना लड़कियों से बात करने से, ये वाली प्रॉब्लम खुद से सॉल्व हो जाती है. एंड आई पर्सनली बिलीव कि गर्ल्स ऑल्सो, वेदर आप उनको रोमांटिकली देख रहे हो या जस्ट एज अ फ्रेंड देख रहे हो, ऑल गर्ल्स प्रिफर व्हेन यू जस्ट टॉक टू देम एज अ पर्सन. अगर आप हमेशा ये सोचोगे कि यार अरे मैं लड़की से बात कर रहा हूँ, वो नर्वसनेस ही आपके सेल्स स्किल को खा जाएगा. सेल्स स्किल आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को खा जाएगा. फ्लर्टिंग नहीं बोलते थे, कम्युनिकेशन, सेल्स, फ्लर्टिंग, जो बोलना है यार, जेनजी को सब समझ में आता है. अगर अच्छे से फ्लर्ट करना है तो फ्लर्ट करने की कोशिश ही मत करो, बस बात करने की कोशिश करो. आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. मैं एक बच्चे से बात कर रहा था. बच्चा बोलता है मुझे कि सर आपने ये सब तो सिखा दिया, बट आपको ये कैसे समझाऊं मैं कि सर बाकी सारी लड़कियों से तो हो जाती है, बट जो मेरी क्रश है ना, वहां मैं नहीं कर पाता, क्योंकि वहां मुझे डर लग जाता है. मुझे लगता है कि इसको मैं कैसे कुछ बोलूं. वहां फंस जाते हैं. उनके लिए क्या 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 सोल्यूशन है? वही तो मेन गेम है. वहां यार, जितना ज्यादा आप अपने क्रश को नॉर्मलाइज करोगे ना, आई फील उनको बस नॉर्मली ट्रीट करोगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है. लाइक if this theory about
सेल्स इज इक्वल टू फ्लोटिंग स्किल्स. सेल्स स्किल्स और फ्लोटिंग स्किल्स एक साथ इम्प्रूव होते हैं. हाँ, द बेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्स इज जहाँ सामने वाले इंसान को पता भी नहीं है कि उन्हें कुछ बेचा जा रहा है, और डेस्परेशन कहीं से भी स्मेल भी नहीं कर पा रहा, वो फील भी नहीं कर पा रहा. और इसी डेस्परेशन फैक्टर की वजह से लड़के फ्लर्ट नहीं कर पाते. डेस्परेट रहो ही मत अंदर ही अंदर. वही एट द बेस ऑफ ऑल दिस सेल्फ कॉन्फिडेंस यार. किसको पड़ी है, बस काम करते जाओ, को भी ब्रांड बनो, खुद से चीजें होंगी. हाँ, ये बिल्कुल. मतलब और एक और चीज़ है कि आजकल जो मैं देख रहा हूँ, मेरे को नहीं पता कब से भाई मैंने होश अभी संभाला है, तो मेरे को जो पिछले 8-9 साल में देखा है वो ये है कि गर्ल्स का पर्सपेक्टिव बदल चुका है. अब वो पैसे खुद कमाती हैं, ठीक है, दे आर सेल्फ डिपेंडेंट. एंड गर्ल्स के अंदर जो पावर है जो लड़कों में अभी तक नहीं आ पाती है बहुत बार, वो है परसेवरेंस, पेशेंस. गर्ल्स को क्या पता है कि हर महीने हमें एक पीरियड्स के टाइम के थ्रू जाना है, जो आफ्टर फ्रैक्चर, आफ्टर चाइल्ड बर्थ एक बहुत बड़ा पेन का चीज़ है. ये पता होने के बाद भी वो एग्जाम की प्रिपरेशन करती हैं, जॉब पे जाती हैं, काम करती हैं, खाना भी बना देती हैं, खाना खा भी लेती हैं, खिला भी देती हैं. वो सब पेशेंस सीख जाती हैं. आपको पता है कोई भी काम करने के लिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेवरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ईगो को दूर रखना होता है. तो बात यह है कि गर्ल्स एम्पावरमेंट इज देयर, विमेन एम्पावरमेंट इज देयर, दे आर ग्रोइंग, दैट इज डेफिनेटली देयर. और इसीलिए जो अब लड़कियों को जिस टाइप का लड़का चाहिए, जिस टाइप का लड़का बिना बोले वो पसंद कर लेती है, ठीक है, पिछले कुछ दिन के एक्सपीरियंस से काफी क्लियरली बता सकता हूं. बात भी नहीं करेंगी आपसे, बट आपको पसंद करेंगी जब उन्हें लगेगा कि यार ऐसा होना चाहिए बंदा. तो हर लड़की के लिए मैसेज है कि वो बी द बेस्ट यू कैन. ओवर ईयर्स डेली जो रिचुअल है, डेली रूटीन है, वो बदला होगा. बहुत बार ये होता है कि हम लोग एक संडे ज्यादा सो लेते हैं या कम सोते हैं, तो मंडे वापस आ ही नहीं पाता है, और बहुत सारे मंडे निकल जाते हैं मंडे वापस लाने के लिए. आप ऐसा ब्रेक तो आया ही होगा डिसिप्लिन में, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा एक टाइम पे सोते होगे. क्या कैसे अपने डेली रिचुअल, डेली रूटीन को फॉलो करते हो? क्या डेली रूटीन है रणवीर अलावादिया का? यार ऑनेस्टली मेरा सबसे बड़ा चैलेंज हमेशा स्लीपिंग साउंड, ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज हमेशा स्लीप का चैलेंज रहा है. मेरी स्लीप टाइमिंग्स काफ़ी ख़राब है, फिर भी मैं 7-8 घंटे की नींद लाने की कोशिश करता हूँ. ये एक परपेचुअल चैलेंज है मेरी ज़िंदगी में. रूटीन वाइज मैं मेनली मेरे वेट ट्रेनिंग पर फोकस करता हूँ, डेली योगा करता हूँ, उस पर फोकस करता हूँ, और डेली मेडिटेशन साधना करता हूँ. इनफैक्ट प्रायोरिटी इज, नंबर 1 प्रायोरिटी इज मेडिटेशन साधना, नंबर 2 प्रायोरिटी इज योगा, नंबर 3 इज वेट ट्रेनिंग. ये 3 चीज़ अगर मेरी लाइफ में है, आई एम ओके विद द रेस्ट ऑफ इट. बाकी सब काम, मेंटल हेल्थ, सब कुछ इन लाइन हो जाता है. तो माई रूटीन इज बिल्ट अराउंड माई हेल्थ. एंड फूड? आपने देखा मैंने क्या खाया घर पे? मैंने तो देखा, बाकी लोग भी सुनना चाह रहे हैं आपको. बहुत बोरिंग ड्राई खाना है मेरा. बहुत सारे डाइटिशियंस के साथ शो करे हैं, तो मैं न्यूट्रिशन को समझता हूँ, प्लस मैं क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ. बट बहुत सारे डाइटिशियंस ना प्यार से बताते हैं कि नहीं, थोड़ा सा स्वीट खाना आप खा लो, आपके खाने को बोरिंग होने की ज़रूरत नहीं है. आई फील कि खाना बहुत सब्जेक्टिव है हर किसी के लिए. मैं पंजाबी हूँ, खाने से बहुत लगाव है. तो अगर थोड़ा खाने लगा, आई कांट स्टॉप. इसलिए मेरे लिए मेरा सिस्टम ये है कि मेरा खाना बहुत साधारण है, बोरिंग है, और हफ्ते में संडे को डेफिनेटली एक चीट मील करूँगा, और शायद हफ्ते में अगर मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब है तो एक और छोटा सा चीट मील. तो मेंटल हेल्थ के संग कुछ इश्यू तो खाना खा सकते हो, संडे को खा सकते हो, बाकी टाइम नॉर्मल क्लीन मील. ओके, गॉट इट. रणवीर, थोड़ा अब 3 क्वेश्चन है, तीनों सोशल मीडिया के अराउंड है. पहला क्वेश्चन ये है, रील्स शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे आपका क्या ओपिनियन है? और अगर कोई इंसान सिर्फ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट करता है, सिर्फ रील करता है, तो कैसे जीत सकता है? देखो, मंकी के को-फाउंडर होने के नाते मैं ये जानता हूँ कि किसी भी क्रिएटर को लॉन्ग टर्म में 3 साल से ज़्यादा अगर वो क्रिएटर रहे हैं, किसी भी क्रिएटर को या तो यूट्यूब टारगेट करना चाहिए, या एक बिजनेस खोलना चाहिए, या फिल्मों में घुसना चाहिए. वन ऑफ द 3. द मोस्ट ऑर्गेनिक वन इज़ यूट्यूब स्टार्ट करो. तो लॉन्ग फॉर्म बहुत ज़रूरी है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि सिर्फ शॉर्ट फॉर्म करने से देयर इज ऑलवेज अ चांस कि आपका ब्रांड इतना तगड़ा नहीं रहेगा. आई बिलीव कि अगर आपने वो लॉन्ग फॉर्म की स्किल सीख ली, ऑटोमेटिकली आपकी शॉर्ट फॉर्म की स्किल पॉलिश हो जाती है. एंड पैसे, फेम, लेगेसी, ये सब लॉन्ग फॉर्म में बिल्ड होते हैं, नॉट शॉर्ट फॉर्म. दैट्स वन आंसर टू योर क्वेश्चन. ओके, और क्या पूछा था आपने? नहीं, मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि कोई नहीं कर पा रहा है लॉन्ग फॉर्म, तो शॉर्ट फॉर्म में क्या कर सकता है टू स्टे कंसिस्टेंट? मतलब कोई तरीका है? यार मतलब आई एम श्योर तरीके हैं, बट
अटेम्प्ट तो करना चाहिए लॉन्ग फॉर्म. उस अटेम्प्ट में ही आप बहुत कुछ सीख लोगे. अपस्किलिंग हो जाती है एज अ कंटेंट क्रिएटर. मुश्किल है लॉन्ग फॉर्म करना आज के ज़माने में मोर देन एनीथिंग. बट स्टोरी टेलिंग, फिल्म मेकिंग, ये सब आप सीखते हो लॉन्ग फॉर्म से, जो आप सीख सकते हो कुछ हद तक शॉर्ट फॉर्म से. अब जैसे कोई इंसान लेट्स से वर्किंग प्रोफेशनल है, हाँ, सुबह 9 बजे गए, शाम को 7 बजे आए, क्योंकि 9 से 5 तो सिर्फ बोलने के लिए होता है. तो अगर 9 से शाम को आए हैं 7-8 बजे और उसके बाद उनके पास टाइम कम है, तो कैसे, मतलब क्या करेंगे वो लॉन्ग फॉर्म में? वो तो शॉर्ट फॉर्म ही कर पाएंगे ना. आई मीन अगर आप शुरुआत कर रहे हो खुद की कंटेंट जर्नी की, फिर शॉर्ट फॉर्म को मास्टर करना पहला टास्क है. अच्छा, ओके. हाँ, एक बार शॉर्ट फॉर्म को मास्टर कर लिया, एक बार स्टेबिलिटी मिल गई एज अ क्रिएटर, फिर लॉन्ग फॉर्म डेफिनेटली अटेम्प्ट कीजिए. तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि आप शॉर्ट फॉर्म शुरू करो, अपनी सैलरी को शॉर्ट फॉर्म से रिप्लेसेबल बनाओ उसके एंडोर्समेंट से, yes. उसके बाद उस पैसे को यूज करके लॉन्ग फॉर्म पे आओ. करेक्ट, एग्जैक्टली, दैट इज द वे. करेक्ट. ओके, गॉट इट. तो रणवीर, ये शॉर्ट फॉर्म का समझ में आया. लॉन्ग फॉर्म आपने बोला कि जिस भी फील्ड में शॉर्ट फॉर्म करो उसी में लॉन्ग फॉर्म में एंटर करो, करेक्ट? जैसे आपकी टीम के पास एक कंटेंट बकेट होती है कि यार कंटेंट इस फ्लो में जाएगा, इस तरीके से जाएगा. 3-4 कंफ्यूजन होती है इसके अराउंड कि कैलेंडर कैसे बनना चाहिए. ठीक है, ये मेरा पहला क्वेश्चन है. दूसरा, क्या डेली वीडियो डालनी चाहिए? 3 बार डालोगे तो इंस्टाग्राम क्या करेगा, यूट्यूब क्या करेगा? इस सब चीज़ों को थोड़ा सा आप समझाओ ईजी लैंग्वेज में क्या होता है. एक लाइन में अगर आपने अच्छा कंटेंट बनाया तो एल्गोरिथम उसे पिकअप कर लेगा. ये सब डेकोरेटेड रूल्स हैं कि अगर 3 बनाए तो कुछ हो जाएगा, 4 बनाए तो नथिंग लाइक दैट मैटर्स. गुड कंटेंट ऑलवेज गेट्स पिक्ड अप. ठीक है. और आप कंटेंट बकेट के अराउंड कुछ बताओ कि कैसे बनाई जाती है, किस तरह से सोचा जाता है कि, क्योंकि देखो सिंपल सा बताता हूँ. इफ वन क्रिएटर आई नो जिन्होंने इंस्टाग्राम फोड़ रखा है, लोग बहुत ज़्यादा जानते नहीं है, बट लिंक्डइन भी फोड़ रखा है. ठीक है, मैंने लिंक्डइन पे फॉलो करता हूँ, मैं रीड करता हूँ. आप लिंक्डइन पे लोग आते हैं प्रोफेशनल बात करने, आप एक मैसेज लेकर आओगे जो अगेन रिलेटेड टू ग्रोथ होगा और वो दबा के चलेगा. ठीक है, कंटेंट फोड़ा हुआ है, यूट्यूब तो फोड़ा है, यूट्यूब शॉर्ट भी फोड़ा हुआ है. तो ये 4 चीज़ें आप साथ में करते हो, किस तरह से डिसाइड करते हो, आपसे जानना चाहूँगा. हर प्लेटफॉर्म की एक अलग मेंटालिटी होती है. एज इन जो लोग उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं अलग रीजंस की वजह से यूज़ कर रहे हैं, तो वो रीजंस पहचानना बहुत ज़रूरी है. यूट्यूब इन द मॉडर्न डे लॉन्ग फॉर्म लोग देख रहे हैं टीवी की तरह, तो टीवी शो टाइप कंटेंट बनाया करो. शॉर्ट फॉर्म ऑन यूट्यूब इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ योर लॉन्ग फॉर्म गेम. इंस्टा यूज़ कर रहे हैं इमोशंस के लिए या एस्केपिज्म के लिए. लिंक्डइन लोग यूज़ कर रहे हैं ग्रोथ के लिए. चौथा कोई प्लेटफॉर्म आपने नेम करा था? नहीं, यूट्यूब शॉर्ट्स ही था साथ में. यही है YouTube, मेन. हाँ. तो पहले वो पहचानना ज़रूरी है. एंड नेक्स्ट आई जस्ट फील कि वही, अगर आपने शॉर्ट फॉर्म का आर्ट समझ लिया कि ऑडियंस रिटेंशन कैसे इंक्रीज करते हैं, कैसे किसी को ग्रिप करके ठहराते हैं अपने शॉर्ट फॉर्म. थोड़ा रणवीर, आप बहुत एक्सपर्ट हैं, बट बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा है इस चीज़ के बारे में, वो जानना चाहते हैं. थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करो बस थोड़ा सा, कि कैसे कर सकता है एक इंसान. जैसे आपने वर्ड यूज़ करा ग्रिप, हुक, कैसे कर सकता है? देखो इंस्टाग्राम पे लोग 1000 चीज़ें बताते हैं कि अलग बदल लो, प्लेट. आप कुछ नहीं करते ऐसा. क्या चीज़ है, व्हाट विल एग्जैक्टली वर्क विच विल बिल्ड योर ब्रांड वैल्यू, नॉट ओनली फॉलोअर्स? फॉर मी आई बिलीव इट्स फिल्म मेकिंग स्किल्स. अगर आपकी फिल्म मेकिंग स्किल्स अच्छे हैं, आपके कंटेंट स्किल्स ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे. अगर आप सोशल मीडिया की लैंग्वेज समझे तो. आज के ज़माने में हर किसी को स्पीड चाहिए कंटेंट में, और हर किसी को वैल्यू चाहिए. तो कैन यू एट द बिगनिंग ऑफ द वीडियो, देखो शॉर्ट कंटेंट का सक्सेस डिपेंड करता है पहले के 3-4 सेकंड पे. आपने विजुअल क्या दिखाया, आपने लिखा क्या है, आपने बोला क्या है, इन सारी चीज़ों पर मैटर करता है. कुछ ऐसा दिखाओ, कुछ ऐसा लिखो या कुछ ऐसा बोलो जिसकी वजह से कोई वीडियो को एंड तक देखे. दैट्स इट, इट्स एज सिंपल एज दैट. अभी ये एक बेसिक सी टेम्पलेट है. आपके थीम, आपके सब्जेक्ट, आपके इंटेंशन के अकॉर्डिंग इसी टेम्पलेट में खेलो और खेलते रहो. ये मसल की तरह होता है. और इसी को अगर हम लॉन्ग फॉर्म में बोले तो उस पर कैसे रूल किया जा सकता है? लॉन्ग फॉर्म इज यूट्यूब. हाँ, यूट्यूब, यस. बेसिक लॉजिक सेम ही है. पहले 3-4 सेकंड बहुत मैटर करता है. पहले आप क्या विजुअल दिखा रहे हो, ये यूट्यूब में ना जो वीडियो की बॉडी होती है, वहाँ मेन मेक और ब्रेक गेम है कि क्या आप वीडियो के बीच में भी ऑडियंस को एक रीज़न दे रहे हो टू कंटिन्यू द वीडियो. अभी ये कैसे करें, ये बहुत एलैबोरेट है. हर जॉनर में एक अलग गेम होती है. जैसे लाइक व्लॉगिंग लोग देख रहे हैं एस्केपिज्म के लिए, पर अगर आपने एक स्टोरी डाल दी तो लोग वो व्लॉग को ख़त्म ही करेंगे एंड में. या थंबनेल टाइटल में आपने कुछ ऐसे प्रॉमिस किया कि यू वॉन्ट बिलीव व्हाट हैपेंड हियर, बट वो व्हाट हैपेंड हियर एंड में दिखाया.
इस वजह से रिटेंशन बढ़ेगी। अगर आप इन्फोटेनमेंट कंटेंट बना रहे हो, आपको ये जानना ज़रूरी है कि 20 साल से यूट्यूब पर इन्फोटेनमेंट कंटेंट बन रहा है, अब आप क्या ला रहे हो? आप किसी का पर्सपेक्टिव बदल रहे हो, आप डीप रिसर्च ला रहे हो, क्या कर रहे हो? क्या आपका कंटेंट प्रैक्टिकल है कि नहीं? तो ये जो यूट्यूब की स्किल है, लॉन्ग फॉर्म की स्किल है, ये मैं 1 मिनट के रील में आर्टिकुलेट तो नहीं कर सकता, बट लॉजिक इज़ द सेम। शुरुआत में प्रॉमिस करो एंड कीप देम गोइंग ऑन टिल द एंड। ओके, तो यही, जैसे अगर मैं आपसे समझना चाहूँ बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में, कि जब आप किसी चीज़ के बारे में बात करते हो या आप अपना कोई पॉडकास्ट लॉन्च करते हो, इतने सालों से लोग आपको सुनते आ रहे हैं और आज तक सुनते आ रहे हैं, तो उसको कैरी कैसे करते हो? जैसे ये क्वेश्चन पॉडकास्टर्स के लिए, जो नए पॉडकास्टर्स आ रहे हो, पॉडकास्ट कर रहे हैं, व्हाई डू पीपल लिसन टू यू? आई थिंक इट्स बिकॉज आई इनोवेट। मतलब सम एक्सप्लेनेशन की, मतलब किस तरह से इनोवेट, व्हाट डू यू मीन बाय इनोवेशन? पहले तो ये सब मेरा पर्सपेक्टिव है, शायद दुनिया का पर्सपेक्टिव ये नहीं है, बट मैं जेन्यूनली मेरे वर्क को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ और 10 साल से ये कर रहा हूँ, तो स्किल सेट ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग बन जाता है ओवर 10 ईयर्स। अब हम सिखा रहे हैं कंटेंट क्रिएशन, तो एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव से कंटेंट बनाता हूँ, फिल्म मेकिंग सेंट्रिक है, एस्थेटिक्स पर हमेशा ध्यान रहता है, बट एट इट्स कोर मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ और उसी एन्जॉयमेंट को लोग कंटेंट में ढूंढ लेते हैं। मैंने ये भी नोटिस करा है कि जब मैं किसी पॉडकास्ट को या फिर किसी कंटेंट पीस को एंजॉय नहीं कर रहा होता हूँ, तो फिर लोग भी एंजॉय नहीं करते। तो फॉर मी एट दिस पॉइंट मैं बस मज़े को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कंटेंट में। एट द सेम टाइम टेक्निकल स्किल्स हैं कि ऑडियंस रिटेंशन मेंटेन करके कैसे रखना है, कैमरा कौन सा यूज़ करना है, साउंड क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, लाइटिंग की एंगल अगर हमने बदल दी तो इफेक्ट क्या रहेगा। तो इट्स अ लॉट ऑफ स्किल्स मिक्सड अप, बट कोर ऑफ इट इज़ एन्जॉयमेंट। इसलिए लोग देखते हैं, आई थिंक। तो लोग देखते हैं, ये इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बट रणवीर इसको थोड़ा आगे और लेके जाते हैं कि अभी ये मार्केट सैचुरेटेड है, जैसा हम इतनी देर से डिस्कशन भी कर रहे हैं कि पॉडकास्ट को इनोवेट करना पड़ेगा। आप ये मानते हो सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर मार्केट अब मैच्योर हो गई है और सैचुरेशन की तरफ जा रही है? आई डोंट थिंक ये जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सैचुरेट हुई, ये नैरेटिव हम 2019 से सुन रहे हैं। इट्स बिन अ कॉन्वर्सेशन और कुछ नहीं हुआ। मार्केटिंग स्पेंड्स हैव कॉन्स्टेंटली जस्ट गॉन अप। और जितना मैंने समझा मार्केटिंग की दुनिया के बारे में, ग्रेजुअली मार्केटिंग स्पेंड्स ओल्ड मीडिया से ग्रेजुअली हट रहे हैं, सो दे आर कमिंग टूवर्ड सोशल मीडिया। डेफिनेटली कंटेंट क्रिएटर्स के नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग कंटेंट क्रिएटर्स बन रहे हैं, इसलिए इवन वो जो पैसा आ रहा है वो थोड़ा स्प्रेड आउट हो रहा है। बट कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि किसी भी इंडस्ट्री में टॉप क्रीम लेयर तक पहुंच जाओ, देन आप बहुत पैसे कमा सकते हो। दैट्स हाउ आई लुक एट दिस कंटेंट क्रिएशन गेम। ओके, तो इसी में एक और क्वेश्चन है कि अगर हम बढ़ सकते हैं आगे इन कंटेंट क्रिएशन, कोई भी इंसान आगे बढ़ सकता है, तो जो ब्रांड आ रहा है, जैसे ब्रांड अगर मेरे पास आ रहा है, आपके पास आ रहा है, तो लोगों को समझ में आ जाता है कि यार ये ब्रांड एंडोर्समेंट है, तो उस पर इंगेजमेंट नीचे जाती है। इसलिए वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट का इफेक्टिवनेस ज़्यादा होना चाहिए वो वीडियो में। ब्रांड ये देखता है, तो अगर कोई अभी क्रिएटर हमें सुन रहा है तो उसको क्या फॉलो करना चाहिए इन सिंपल वर्ड्स? अगर ब्रांड अपॉर्चुनिटी आई आपके पास तो फिर ज़्यादा लगन के साथ काम करना चाहिए। दैट्स द मेन थिंग। इनोवेशन, हिट इट आउट ऑफ द पार्क, मतलब सिर्फ 6 मत मारो, स्टेडियम के बाहर मारो, होम रन मारो। हाँ। ओके, गॉट इट। मेरे लास्ट 2-3 क्वेश्चन की साइड में मूव कर रहा हूँ रणवीर। एक क्वेश्चन है कि मान लो आज एक लखनऊ का बंदा है जिसके पास, या फिर बिहार का कोई बंदा है जिसके पास कुछ पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, तो जब कंटेंट शुरू करे, तो आपने लाइटिंग, कैमरा, इतनी चीज़ों की बात करी, ठीक है, आपके हिसाब से व्हाट इज़ दैट वन थिंग जो उस इंसान को बिल्कुल मेक श्योर करनी चाहिए जिससे ऑडियंस रेजोनेट करती है? राइटिंग, लिखना। और ये स्किल तब वर्क होती है जब आप खुद के लिए लिखते हो। कविताएं लिखो, शायरी लिखो, डायरी में लिखो, बट लिखना सीखो। अगर आप लिखना सीख जाओगे तो खुद के दिमाग में एक तरह की क्लैरिटी आ जाती है। उस क्लैरिटी को समझने के बाद फिर आप कंटेंट लिख पाओगे। हाँ, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन एक्चुअली ईजी है, पर लिखना बहुत मुश्किल है। ओके, गॉट इट। लास्ट के 3 क्वेश्चन, थर्ड लास्ट। 2025 के स्लीपिंग ट्रेंड्स क्या है? लॉन्जेविटी, एक्सप्लेन। यानी कि एंटी एजिंग रिलेटेड हेल्थ डोमेन के अंदर मोर एंटी एजिंग स्टफ। लोग अभी
दुनिया भर इसके बारे में ज़्यादा सीखने की कोशिश कर सबको यंग दिखना है। हाँ, यंग दिखना है, उसमें सब कुछ आ जाता है, न्यूट्रिशन, योगा वगैरह वगैरह, तो वो है। दूसरा, आई रियली फील रिसर्च बेस्ड कंटेंट, जो मेरे भाई है थिंक स्कूल, आई थिंक वो भारत के बेस्ट रिसर्च बेस्ड कंटेंट क्रिएटर है। वो जैसा कंटेंट बनाता है वैसा कंटेंट, अभी उन्हें कॉपी नहीं करना, बट वो जो सही चीज़ें कर रहे हैं उन सही चीज़ों को पहचानना, और सबसे मेन चीज़ है पढ़ाई। वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं कंटेंट क्रिएट करने से पहले, तो पढ़ाई ओरिएंटेड कंटेंट दूसरा। तीसरा, आई रियली फील कि जैसे 2010 में लोगों को पता था कि मोबाइल फ़ोन्स का एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा अब दुनिया में, जो हुआ। फिर 2016 में जियो लॉन्च हुआ और फिर हर कोई यूट्यूब यूज़ कर रहा है, यूट्यूबर्स की दुनिया बदल गई। दूसरा बड़ा रेवोल्यूशन था शॉर्ट कंटेंट का 2020 में। तीसरा बड़ा रेवोल्यूशन अब आ रहा है जब समाज और मासेस, आम जनता एआई को यूज़ करने लगेगी, चैटबॉट्स को यूज़ करने लगेगी। आई फील कि कंटेंट देखने की वजह बदलेगी, क्योंकि अभी इन्फॉर्मेशन के लिए लोग पॉडकास्ट सुनते हैं या इंफोटेनमेंट कंटेंट कंज्यूम करते हैं। शायद 3-4 सालों बाद लोग सिर्फ चैटबॉट्स यूज़ करेंगे, आई थिंक, या एटलीस्ट ज़्यादा लोग चैटबॉट्स यूज़ कर रहे होंगे। तो देन दैट चेंजेस द रीज़न वाई पीपल आर वॉचिंग कंटेंट। तो अगर आप इंफोटेनमेंट कंटेंट बना रहे हो, वो बहुत डीप कंटेंट होना चाहिए जिससे एक इंसान का नज़रिया बदले, या तो बहुत एलिवेटेड शायद फिक्शनल कंटेंट चलेगा। आई थिंक नाउ इज़ द एज फॉर फिक्शन कंटेंट। मेरे फेवरेट इंस्टाग्राम क्रिएटर है दास सोहम, वेरी यंग क्रिएटर, और ये बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। वो अपने रील्स में फिक्शनल कंटेंट शोकेस करते हैं। ओके, तो मेरा अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मॉम और डैड एंड वाई? मैं पहले बताया तो मैंने क्यों पूछा, क्योंकि ये एक रियल इंटरव्यू क्वेश्चन है जो पूछा जाता है एक इंसान की डिसीजन पावर चेक करने के लिए कि वो अपने ईगो पे लेगा इस क्वेश्चन को या इसका आंसर करेगा। तो आप अपने मॉम को चूज करोगे या डैड को चूज करोगे, और एक को करने को बोला जाए और क्यों करोगे? मैं पर्सनली आई वुड लाइक प्रॉब्ली चूज माई मॉम, बट वो मेरा एक पर्सनल रीज़न है क्योंकि मैं उनसे ज़्यादा क्लोज रहा हूँ मेरी लाइफ में। डैड से भी क्लोज अब हूँ, पहले इतना क्लोज नहीं था, बट आई हैव बिल्ट मैनी मोर मेमोरीज विथ माई मदर, एंड दैट्स फाइन। आई डोंट होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट माई फादर। इसके बारे में भी बहुत बात करी है मैंने शो पर। ओवर टाइम मैंने मेरे फादर के साथ जो मेरी रिलेशन है उसे हील करा है, उसके बारे में बात करा है शो पर, बट मैं हूँ मामाज बॉय अभी, लाइक कांट हेल्प इट। सब होते हैं, सब लड़के मामाज बॉय होते हैं। ठीक है, ओके। सो रणवीर, लास्ट क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन है कि आपको कैसा लगा ये आइडिया मिशन इंडिया यूनिवर्सिटी का, और व्हाट इज योर मैसेज टू अदर पीपल हु विल सी दिस, यू बीइंग हियर, एंड हाउ वी कैन टेक दिस फॉरवर्ड? आई एम एक्साइटेड अबाउट योर जर्नी एज अ क्रिएटर। तो आप जो भी सोचोगे, मुझे ये पता है कि आप एक एडुकेटेड पर्सपेक्टिव से सोचो। बहुत कम इंसान मिले मेरी शो के थ्रू भी जो आपके जितनी पढ़ाई करते हैं। आई फील कि आप बहुत पढ़ाकू हो, एंड दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक पढ़ाकू होना आज के ज़माने में बहुत एक यूनिक ट्रेट है, और उस पढ़ाई की वजह से आप जो भी कंटेंट करोगे, आई नो यूल किल इट। क्योंकि कंटेंट के स्किल्स ना कोई भी सीख सकता है, बट रिसर्च कैसे करते हैं, सोचते कैसे हैं, आन्विक्षिकी नाम का एक सब्जेक्ट होता है, जिसे अगर हम ट्रांसलेट करें, इट बेसिकली मीन्स डिज़ाइन थिंकिंग या एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, और वो ना हमेशा एडुकेशन का ही नतीजा है। तो वन थिंग आई रिस्पेक्ट अ लॉट अबाउट यू इज़ योर एडुकेशन, और यहाँ मैं आपकी एडुकेशनल डिग्री के बारे में नहीं बात कर रहा। आई डोंट इवन नो व्हाट यू स्टडीड, बट यू एज अ पर्सन यू आर क्लियरली अ वेरी एडुकेटेड पर्सन। नॉलेज लेवल्स बहुत है, तो आई एम वेटिंग फॉर इंडिया टू विटनेस ऑल ऑफ योर नॉलेज। मिशन इंडिया। हाँ जी भाई। यस, सो थैंक यू रणवीर। सारे व्यूअर्स के लिए मेरा लास्ट एक मैसेज, ये आपकी अदालत का एक फॉर्म था जहाँ पे हमने रणवीर के ओपिनियन को आपके सामने रखा, बताया वो देश के बारे में क्या सोचते हैं, लोगों के लिए क्या सोचते हैं, डॉग्स के लिए क्या कर रहे हैं जिनको हम बहुत लोग भूल जाते हैं, बड़े बूढ़ों के लिए क्या कर रहे हैं, बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। आप सब अपना ओपिनियन बना सकते हैं, हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि अभी आपने जिन्हें सुना वो एक देशभक्त थे या कुछ लोगों ने बोला देशद्रोही। मेरे लिए वो एक देशभक्त हैं, आज नहीं, वो हमेशा देशभक्त रहे हैं, देशभक्त हैं और देशभक्त रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। थैंक यू ब्रदर।